सो हेलो एवरीवन। तो ये मानो अभी तक मैंने देखा है यूट्यूब पर किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करी है, और अगर किसी ने एक्सप्लेन करी है तो उसका चैनल कमेंट में कर दे लिंक। और मैं ये वीडियो पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप देखना पसंद कर रहे हैं वीडियो, और मैं आगे इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ। अगर वॉइस ओवर अच्छा लगे तो बताना है, पहली बार है तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं अगर कोई भी गलती होती है तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हर दिन की तरह आज भी एक नॉर्मल दिन था। मेरे घर वाले घर पर नहीं रहते और यहाँ पर एक पर्ची रखी हुई रहती है जिसमें लिखा रहता है कि अपने विटामिन पूरी तरीके से ले लेना, और जो जूस एक्सपायर होने वाला है उससे पहले तुम उसको पी लेना। तो क्या मैं कोई एक वैक्यूम क्लीनर हूँ जो कि जो बचा हुआ खाना है उसको मैं साफ करूँ? पर ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, यह हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैं इसको पीऊँगी तो कुछ होगा तो नहीं। तो मैं अपनी विटामिन और जूस की बोतल पी के डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और मुझे पता है कि घर वाले जो कि रात तक नहीं आने वाले हैं, तो मैं जल्दी सोने चले जाती हूँ। तभी मेरे पेट में हमेशा जो नहीं होता था पहली बार बहुत खतरनाक दर्द होता है, जो दर्द मैं सह नहीं पाती हूँ। अब जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती हूँ उसके बाद कोई मेरा नाम ले रहा होता है, लाइला, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये कैसे किया? तो ये कोई लड़की होती है जो कि मेरा गला दबा रही होती है, और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये है कौन। तो मैं एक फेरी टेल में आ गई हूँ जो कि मेरी नॉर्मल लाइफ से कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तो फर्स्ट एम्परर जो थे ऑफ बेलिना, जो कि फ्रियाटा डी बेरिना, एक एल्फ था जो कि गिफ्टेड था चमत्कारी शक्तियों से, जो कि पावर ऑफ क्रिएशन एंड हीलिंग थी। और खासकर जब उसे एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो गया और उसके साथ एक चिल्ड्रन हुआ उनका, बट वो बॉर्न तो हुआ बट ब्लड लाइन पजेस्ट हो गई उसकी, बिकॉज क्योंकि जो एल्फ और ह्यूमन का मिक्स ब्लड था उससे उसको पावर तो मिली, बट ऐसी पावर जो कभी यूज नहीं हो सकी। और इसी टाइम पर जो ड्रैगन की डिसेंडेंट थे द काइलोन एम्पायर, वो लगातार बेरलिना पर हमला कर रहे थे। तो इसके रिस्पॉन्स पे फ्रियाटा जो एम्प्रर थे, फर्स्ट एम्प्रर, उन्होंने अपने मैजिक को अगले जो एम्प्रर थे उनको देना पड़ा, जिससे उनकी शक्तियाँ संभाली जा सके। तो ये रिवाज ऐसे ही चलता रहा। जो फर्स्ट एम्प्रर थे उन्होंने सेकंड को दिया, और जो सेकंड एम्प्रर थे उन्होंने थर्ड को दिया, और थर्ड ने फोर्थ दिया। तो ऐसे ही चलता रहा। तो जो फोर्थ एम्प्रर थे तो उनकी जो पावर है वो आगे दी पास डाउन किया गया। तो ऐसे ही ये चलता रहा 3 साल तक, और ये पावर जो है आगे पास कर दी गई। बट सेम टाइम पर एक बेलिना में 2 प्रिंसेस पैदा हुई जो म्यूटेशन के साथ बॉर्न हुई। उन दोनों के पास अलग तरह की पावर थी। जो फर्स्ट प्रिंस थी उसका नाम प्रिंसेस हेलिन था, उसकी पावर फरियाता से कंपेयर की जा सकती थी कि इतनी पावर थी उसके पास। और जो दूसरी प्रिंसेस है उस पर बिल्कुल भी मैजिक नहीं आया। तो जो दूसरी प्रिंसेस है लाइला, वो पैदा हुई बट उसके पास कोई भी मैजिक का म्यूटेशन नहीं आया। मैं पक्का नहीं कह सकता कि क्यों, बट इसके कुछ रीज़न थे। और मैं जब उसको याद आती है कि मैं इस लाइला जो कैरेक्टर है जिस पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हूँ, उसके अंदर रिखानेट हो चुकी हूँ, और वो प्रिंसेस लाइला को गाली दे रही होती है, तभी कोई उस पर हंस रहा रहता है कि कितनी रूड हो तुम। तभी कोई उस पर हंस रहा रहता है और कह रहा रहता है कि ये फैक्ट तो ट्रू है कि तुम कितनी लो लाइन ब्लड हो, जो कि हमारे उससे आती है। और जो कि उसने कपड़े पहने रहते हैं वो भी लो बजट वाले कपड़े रहते हैं। और कोई बात कर रहे थे कि तुमने सही बोला, इसको तो एम्बेरसमेंट होनी चाहिए ऐसे कपड़े लेके बाहर घूमने में। और वो भूल गया कि सच कहूँ तो इन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार किसने दिया। यह स्वाभाविक है कि उसमें कुछ कमी हो, क्योंकि उसे महल में बिना माँ के अकेले छोड़ दिया गया था। वाह, वह बिना पलक झपकाए लोगों के परिवार को घसीट रही है। महाराज सचमुच खुले विचारों वाले हैं। आखिरकार वो भी महाराज की बेटी है, चाहे वो किसी और से ही हो। मुझे तुम्हारे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी महारानी बोलती है,
मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये एल्फ की बेटी है कि नहीं। अगर ये एल्फ की बेटी होती तो इसके पास भी कुछ पावर होनी थी। ये किसी एल्फ की बेटी कैसे हो सकती है जिसके पास उसकी ग्रीन आइज भी नहीं है। उसके पास वायलेट कलर की आइज होती हैं। तभी जो दूसरी प्रिंसेस होती है या कौन होती है पता नहीं, वो बोलती है कि तुम उसके लिए बहुत रूड हो रही हो, कि प्रिंसेस लाइला के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वो बोल गया कि तुम खुद भी तो हंस रही हो उसको देखकर। तो अब ये फोर्थ प्रिंसेस पर वो बात आती है कि वो फोर्थ प्रिंसेस कह रही होती है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है, मैं एक स्कॉलर की बेटी हूँ, स्कॉलर फैमिली से आती हूँ, तो मेरे पास हक है, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इस दुनिया में। जिस हिसाब से मेरी जो बेटी है उसकी लर्निंग को देख के मैं बोल सकती हूँ कि वो कभी ना कभी लकी स्टार बनेगी एम्प्रर की। तभी कोई बोल रहा होता है ये सब बातें बंद करो। और बाय द वे लैला, तुमने आज लगता है चाय नहीं पी है। तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि ये चाय स्पेशली तुम्हारे लिए बनी है और तुम कम से कम मेरे लिए इसको ट्राई कर सकती हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो क्वीन है वो लायला को ऑफर करती है चाय पीने के लिए। चाय या उस कप में क्या रहता है, तो लायला सोच रही होती है कि इसने इस बार फिर से क्या मिलाया होगा। तो पर वो इतने बार बोल रही होती है कि उसको पीना ही पड़ता है ज़बरदस्ती, जो कि उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। और वो उस पर हंस रही रहती है उस वक्त। तभी उसकी तरफ एक केक आता है जो उसके सर पर लग के आराम से गिर जाता है। तो कोई बोलता है कि ये एक गलती से हो गया है, और वो बोलता है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए तुम पर केक की गलती से गिर गया। जबकि दिखाई देता है कि उसने जानबूझकर फेंका और वहाँ से रहता है। तो उसी वक्त वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही कैसे चलेगा, तुम पे तो पावर है ही नहीं। तभी उसके बगल में एक छोटी बच्ची रहती है। वो बोलती है ये बहुत मज़ेदार है, मुझे भी करना है। तभी वो बोलता है चुपचाप हम निकल जाओ यहाँ से, तो लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं भी बैरलीना की रॉयल फैमिली का पार्ट हूँ, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रायन लड़की का नाम रहता है और एंजेलिना छोटी बच्ची का नाम रहता है। और ये दोनों सिबलिंग होते हैं। वो कहती है कि महारानी कहती है कि सिबलिंग को फाइट नहीं करनी चाहिए साथ में, तो वो मान जाते हैं। तो उसके बाद वो लायला को बोल दिया कि तुमसे बहुत बदबू आ रही है, तुम्हें यहाँ से उठकर जा लेना चाहिए धोने के लिए। तो अब फिर लायला कहती है तुम्हारे बच्चे ने किया है, तुम तो पर उसको सामने पैसा बोल नहीं सकती। तो थैंकफुल बोलती है और फिर चले जाती है ऊपर वो धोने के लिए। तभी वो बोलती है कि तुम्हें चाइल्ड अब्यूज करने पे तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो अगर जिंदा होते तो वो देख के वापस ग्रेव में चले जाते। और वो बोलती है अगर ये लोग इतने कम होके भी ऐसा कर रहे हैं, पर अगर जब पूरी फैमिली साथ में मिल जाएगी तो तब क्या होगा मेरा। तो वो याद करती है कि बुक में जो उसने पढ़ी थी नॉवल, उसमें लायला पहले ही मर चुकी थी इन स्टार्टिंग में। बट क्या इसने कुछ पकड़ लिया था जिसकी वजह से वो मारी गई। सोच में रहती है वो अभी। उसे तब याद आता है कि जब मैं यहाँ पर रिखानेट हुई थी तो किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था, जो मुझे असैसिनेट करना चाह रहा था, जो मेरा गला दबा रहा था उस टाइम पर। और वो उस वक्त ढंग से याद कर नहीं पा रही होती है क्योंकि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई होती है। और एक और चीज़ को याद आती है, वो नीचे पार्टी को देख रही रहती है और फिर वो अपना हाथ ऊपर करती है। हम देखते हैं उसके पास से मैजिक, ग्रीन कलर का मैजिक आने लग जाता है जो कि विंड मैजिक होता है। और जो वहाँ पे लोग खाना खा रहे थे वो सब उनका खाना उड़ा देती है। और वो बस ये कहते रह जाते हैं कि आजकल विंड बहुत तेज चल रही है। और जो बड़ा सा केक है वो उस लड़के के मुंह पे गिर जाता है और सब लोग उसको बचाने के लिए आ रहे रहते हैं। तो सभी जो सर्वेंट होते हैं वो प्रिंस टायरॉन की तरह आते हैं। तो बोलते हैं क्या हो रहा है इस दुनिया में, इन प्रिंस को हमें सेफली ले जाना पड़ेगा। तभी प्रिंस कहता है कि ये विंड इतनी तेज कैसे ब्लो कर सकती है, जरूर कोई मैजिक यूज कर रहा होगा। तभी वहां पर वो छोटी बच्ची होती है। तभी वहां पर जो जिस लड़की ने किताब पकड़ी रहती है वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि पूरे एम्पायर में दो ही लोग विंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो हमारे एम्पर है और एक उनकी बेटी हेलिना, जो कि लाइला की बहन है। तो तभी लाइला वहां से हंस रही होती है और कह रही होती है कि अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तुम्हारी सिस्टर ने तुम पर थोड़ा काइंडनेस दिखाई है वो थोड़ा। तभी लाइला एक और मैजिक कर रही होती है और वो सोचती है कि प्रिंसेस ने अपना मैजिक सबसे क्यों छुपाया होगा, इसका जरूर कोई रीजन होगा। तो मुझे अभी के लिए ये किसी को नहीं बताना चाहिए। अब मुझे फैंग से मिलना चाहिए। अब फैंग तो कौन है अभी बताएंगे कि
तभी वो जेल दिखाया जाता है, जो कि वीडियो की शुरुआत में भी था, बट वो मैंने सुनाया नहीं तुमको कि ये अभी जेल में जाती है और जेल में वो जाते हुए देखती है यहाँ अलग अलग मैजिक यूज़ हो रहे हैं। वो बोलती है जितने बार मैं आती हुई ये जगह मुझे हमेशा क्रीपी लगती है और यहाँ पर ये इतनी लालटेन क्या कर रही है, तो ये कोई फैंसी जेल है क्या? तो तभी वो लड़के से मिल जाती है उसके। तभी वो लड़का उठ जाता है, वो बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया था। तो वो बोलती है यहाँ इतना अंधेरा था मुझे दिखे ही नहीं। वो बोलता है ये स्मेल बहुत स्ट्रांग है। तो पर लैला को याद आता है कि वो तो अभी ना कर आई है। तो वो बोलता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुमसे स्मेल आ रही है वो पॉइजन की स्मेल आ रही है। हमें बताया जाता है कि जो ड्रैगन, जो पैरी नोवेल इसने पढ़ी थी, तो उसमें जो ड्रैगन एंड द एम्परर मतलब जो हीरोइन हैरीना है और जो फैन है, तो वो साथ में मिले थे। और जब हेलिना किसी रूइन में गई थी जहाँ पर हिल्ले फैमिली स्टेट है, वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था, सब डिस्ट्रक्शन हो रखी थी। तो तभी हेलिना को किसी की आवाज़ आती है, वो देखती है कि पत्थर के नीचे कोई एक लड़का दबा हुआ है। विंड पावर की मदद से हटाती है पत्थरों को और उसे वहाँ पर फैन मिलता है। तो जब फैन मिलता है तो वो उसको बचाती है और उसकी नज़र में वो उसकी हीरोइन बन जाती है। तो उसके बाद वो फैन को उसके बाद वो फैन को 6 साल तक जेल में रखती है, क्योंकि उसकी इनएबिलिटी थी कि जो ड्रैगन है वो, क्योंकि जो फैन है उसके पास ड्रैगन पावर है उसके अंदर, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट वो अकेला नहीं था जो कि हेरिना के पीछे पड़ा था। हेरिना के पीछे बहुत सारे लड़के लट्टू हो रखे थे, खासकर ड्रैगन उसके। सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन जिसका नाम पेरिस है, वो भी उसी के पीछे था। और फिर ब्लू ड्रैगन डैनियल नाम है जिसका। और फिर इतना ही नहीं, बट इसकी वजह से एक जंग छिड़ गई थी काइलोन और बेलिना के बीच में। काइलोन जो ड्रैगन रहते हैं जहाँ पर, एट द एंड जो फियान है वो एरिना की साइड रहता है, सबसे स्ट्रांग होता है वो, तो वो सबको हरा के रहता है और एरिना की साइड रहता है। बट लास्ट में सारे मिलकर सारे ड्रैगन एक साथ मिल जाते हैं और फैन को मार देते हैं। तो यहाँ पर जब मैं वो लाइन पढ़ रही थी कि जो ड्रैगन और एम्परर एक साथ होंगे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं अपना फ़ोन पटकती थी और बोलती थी मेरा जो ड्रैगन है उसको वापस लाओ। लगता है इसको से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। तो उसकी जो ब्लू आइज़ है और सिल्वर एयर है, उसे मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ उन सब विलन को मार दूँ मैं, बट जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर था, अब मैं उसके साथ चिकानेट हो गई हूँ उसमें। और जबकि वो मुझसे 6 साल बड़ा है, जब तक वो ये सब सोच रही होती है कि, तब तक वो बोलता है कि तुम मुझे सुन भी रहे हो, तुम पॉइजन जैसी स्मेल कर रही हो। तो तभी उसे याद आता है कि जो मैंने चाय पी थी, जो मैजिस्ट्री ने दी थी, तो उसमें शायद सिर्फ पॉइजन मिला था। बट मैं फिर भी बोलती हूँ कि ये पॉइजन इनफ नहीं है मुझे मारने के लिए। यानी मैं, पर फिर भी तुम्हें आज कैसा फील हो रहा है? तो तभी वो लड़का शर्माने लग जाता है। तो उसे याद आता है कि मैंने इसको हील किया था लास्ट टाइम, बट ये फिर से वैसा दिखने लग गया है। पता नहीं इसके साथ ऐसा abuse क्यों करते हैं। और ये इसके साथ 6 साल तक होने वाला था। बट फिर भी ये फिक्शनल स्टोरी है, बट फिर भी ये बहुत बेकार है। तो तुम मुझे बताओ और इंजरी है तो मैं पूछती हूँ तुम्हारी और इंजरी है क्या जो मैं इसको हील कर सकती हूँ। बट वो बोलते हैं कि तुम्हें पहले अपना इंजरी हील करनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे अभी भी पॉइजन के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता इतना, क्योंकि मैं एक फेरी हूँ। तभी वो ऐसे देखने लग जाता है जैसे कि कोई फेक सेंटा होगा। एक 14 साल के बच्चे से झूठ बोल रही हूँ कि मैं एक फेरी हूँ, बट फिर भी मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं कौन हूँ। तो तुम मेरे बारे में बहुत वरीड हो। तो वो शर्माने लग जाता है वो लड़का, और फिर वो सोने लग जाता है सब छोड़ के। वो तो अपसेट हो गया है वो। अब मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो बच्चा है। तो वो लड़का सोच रहा होता है, क्या वो सोचती है मैं अभी भी चाइल्ड हूँ? तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मेरे बारे में सोचती है।
और वो लड़की बोलती है अगर मेरे पास पावर भी होती अपने आप को ठीक करने की, मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे देखने वो आने वाले हैं। तो उसको अभी बहुत दर्द हो रहा होता है कि उस चाय में क्या मिला था ऐसा। तो तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि मैजेस्टी होती है, वो क्वीन होती है जिसने उसको चाय पिलाई थी। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है तुम बहुत दर्द में हो। तो बोलती है योर मैजेस्टी, बट वो बोलती है मुझे उतना सही नहीं लगेगा अगर तुम जल्दी मर गई तो, कि मैं चाहती हूँ कि तुम सफ़र करो जिंदा रहते हुए। और ये बोलती है कि इसको कोई मैजिस्ट इसके लिए दवाई लाया जाए, प्रिंस लाइला के लिए। बट वो दवाई और भी बेकार होती है, उसे खुद ही अपना मैजिक यूज़ करना पड़ता है। हीलिंग मैजिक यूज़ करने के बाद वो थोड़ा ठीक हो जाती है। और फिर वो बोलती है कि जितना मेडिसिन प्रिवेंट करूँगी, मैं जितना मेडिसिन नहीं खाऊंगी उससे जल्दी ठीक हो जाऊंगी, इससे बढ़िया। तो मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग इसके लिए उतनी भी काम की नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक्टिंग करी थी तो क्वीन को शक हो गया था कि मैं ठीक हो रही हूँ। तो क्वीन ने सारे जितने भी नौकर चाकर थे उनको धमकी दे दी मारने की कि कहीं वो दवाई तो नहीं दे रहे मुझे कि ठीक कर रहे हैं मुझे। तो उसके बाद सारे जो नौकर है वो मुझसे दूर रहने लग गए, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी चलो मुझे एक बात ले लेना चाहिए आज। अब मुझे अच्छा लग रहा है बात लेने के बाद। तो मैं अपना मैजिक ट्राई करती हूँ और कुछ फ्लावर मंगा देती हूँ, बट हमेशा की तरह मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हमने पीछे एपिसोड में देखा था कि लाइला जो है नारी रहती है और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बहुत सारे फ्लावर मंगा देती है जो कि उसी पे गिर जाते हैं। बट वो उसी टाइम पर बाहर देखती है तो स्काई देखती है और वो अपना टंग भी महसूस कर पा रही रहती है। और इसके अलावा वो पेन भी महसूस कर पाती है जो पॉइजन का पेन होता है। तो सेम टाइम पर उसको लगता है कि ये सब असली है, बट सेम टाइम पर उसको ऐसा भी लगता है कि ये सब रियल नहीं है। पर उससे ज़्यादा जो उसको रियल नहीं लगता है कि किसी की बॉडी के अंदर समन हो जाना, खासकर इस लाइला की बॉडी पे। बट वो सोचती है कि जब इस लड़की के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और विंड की पावर भी है, साथ ही साथ क्रिएशन एंड हीलिंग की पावर भी है, तो इसने ऐसा ऐसा इनका अत्याचार सहना क्यों सहा। तो मतलब इसके पास चॉइस थी तो ये फिर भी ऐसा क्यों सहा। क्या वो इन सब परिवार वालों को प्यार करती थी? क्या कोई इन सब से प्यार भी कर सकता है जिन्होंने, जो इसकी मदर थी, सेवंथ क्वीन थी। यहाँ पर कॉन्सोर्ट बोला गया है, कॉन्सोर्ट मतलब क्वीन ही होता है, मतलब किंग की जो सातवीं बीवी होती है। तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो कोई कैसे इनसे प्यार कर सकता है जिसको, मतलब जिसकी माँ को फांसी पर चढ़ा दिया हो। तो क्या पता इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो मुझे अभी उसके मेमोरी याद नहीं है। जब मैं यहाँ पर अराइव हुई थी, जब मैं यहाँ पर इकानेट हुई थी, तो कोई मेरा गला दबा रहा था। तो वो कौन हो सकता है? तो छोड़ो। बट मुझे इतना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी मेमोरीज़ नहीं है। तो क्या मैं सोचती हूँ कि मुझे भाग जाना चाहिए। तो मुझे पैसे और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो नहीं होगी और प्रोटेक्शन की तो होगी नहीं, क्योंकि मैं मैजिक जानती हूँ। बट फिर भी मुझे यहाँ पर एक चीज़ रोक रही है, और वो चीज़ फियान है जो कि अभी जेल में है। तभी हमको रात में दिखाया जाता है कि जो लाइला है वो दीवार कूद कर कहीं जा रही होती है और उसके हाथ में एक इस नेकलेस का वो रहता है। तो वो शायद किसी ने उसने चुराया रहता है, इम्पीरियल ट्रेजर है वो। तो वो बोल दिया कि या तो ये गाड़ी बहुत कमज़ोर थी या तो मैं बहुत तेज़ हो चुकी हूँ जो कि मुझे पकड़ नहीं पाए। तो ये कितना प्रीटी जेम है। तो मुझे लेट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फ़ैन के पास जल्दी जाना पड़ेगा। जैसे ही फ़ैन के पास जाती है तभी उसको दिखता है कि जो क्वीन है एक क्वीन है। तो वो वहाँ पर बोलती है कि इसको एक पानी की बूंद भी नहीं देना है। तो फिर वो बोलती है कि ये कैंडल स्टिक किसने रखी है, वो उसको फेंक देती है ड्राम करके। तो उसको याद आता है कि ये मैंने ही रखा था। वो बोलती है इसकी हेल्थ बिगड़ने की जगह है सही कैसे हुई है। प्यान को बोलती है कौन इसकी मदद कर रहा है। तो वो पीछे से हाथ खड़ा करती है कि मैं कर रही हूँ। और वो कार बोलते है किसकी इतनी हिम्मत है जो कर सकते हैं, पर उनको नहीं पता है वो पीछे वाली खड़ी रह रही है। तो वो इसको तो वहीं पर एक बात कह रही होती है कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो तब मुझे इस लड़की की ज़रूरत नहीं होगी। पता नहीं क्यों कह रही होती है।
तो सोचती है क्या मुझे इसको इसके साथ एक मरे हुए इंसान को रख देना चाहिए, डिजीज़ हो रहा है जिससे इसको और ये भी मर जाए। बट वो इतना घटिया बात कैसे कर सकती है, लायला सोचती है। तो उसके सर्वेंट भी बोलते हैं मैडम ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वो बोलती है मैं बस सोच रही थी, मैं कर नहीं रही थी। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो बोलती थी कि अगर इसी किसी ने मदद करी तो अगली बार से वो मर जाएगा। फिर लैला जैसे ही उनके जाने के बाद लैला जेल में आ जाती है और उसकी हालत देख के उसकी आँख पे खून आ रहा रहता है। तो फ़ियान को बोल देखिए तुम ठीक हो, बट फ़ियान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो सॉरी बोल के, क्योंकि उसी की वजह से हुआ था। अगर वो कैंडल स्टिक वहाँ पर नहीं रखती तो उसको शक भी नहीं होता कि किसने रखा है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी से हील कर देती हूँ। बट उसको याद आता है कि पिछली बार इसने बहुत सारा हील किया था उसको, उसकी वजह से इसकी हालत दोबारा ऐसी हुई है क्योंकि उनको शक हो गया है कि इसकी हेल्प कोई कर रहा है। तो इसलिए वो उसको दोबारा मार दिए। तो इस बार वो हील करना नहीं चाहती थी। बट तभी वो फ़ियान है, वो उसको स्मेल करता है और बोलता है अब तुमसे वो पॉइजन की स्मेल नहीं आ रही है, लगता है तुमने अपने आप को हील कर लिया है। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब तक वो दोनों गले मिल जाते हैं। लायला बोलती है कि चाहे ये असली हो या ना हो, बट इसने जो सफरिंग 6 साल तक झेली है मैं उसको झेलने नहीं दूंगी और इसको बचाऊंगी। और वो तभी और वो बोलती है हमें यहाँ से भाग कर चले जाना चाहिए था, पर वो बोलता है कैसे भागेंगे। तो उसको एक लॉकेट दिखाती है। वो बोलता है ये है क्या चीज़। तो वो बोलती है कि तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ इसको पकड़ते हुए। तो वो बोलता है नहीं। तो उसको याद आता है एक काम नहीं करा है। तो मेरे पास 3 रास्ते थे यहाँ से जाने के, या 3 तरीके थे फ़ैन को बाहर निकालने के। पहला तरीका ये था कि मैं उसको सीधा हवा से उड़ा के ले जाती थी और किसी को भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और उसके लिए ट्रैवल खड़ी हो जाती क्योंकि वो डकल फैमिली ये का फ्यूचर है। और फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो था वो था कि इसको ये ट्रेजर देना जो कि मैं लाई थी चोरी करके ट्रेजर वर्ल्ड से, जो कि सिल्वर ड्रैगन हार्ट फ्रैगमेंट है। अगर कोई ड्रैगन इसको ले लेता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट मुझे याद है कि अभी तो इसको अपनी ड्रैगन पावर मिली ही नहीं है। और मेरे पास जो तीसरा रास्ता था कि जो मिस्ट्रेस है, शुड्यूब की मिस्ट्रेस है जो वो आई थी यहाँ पर, तो उसको ये फ्रैगमेंट उसके जेब में या उसके कमरे में डाल देना और उस पर फंसा देना चाल में कि ये इसने चोरी करा है। और वो भी फिर जेल में आ जाती और वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनती। बट अब मुझे शायद वही करना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर फ़ियान वर्ल्ड में बाहर आ जाएगा, तो क्या वो हेलिना के साथ रिलेशनशिप में दोबारा चला जाएगा। तो ये बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसको बचा लूँगी और उसके बाद 6 साल तक इसको सफरिंग भी नहीं करनी होगी और ये हेलिना के साथ भी नहीं जाएगा। तो ये बोलती है कि क्या करना चाहोगे तुम। तो बोलता है इसका क्या करना है। तो बोलती है क्या तुम रिवेंज लेना चाहोगी और या पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी मेरे साथ बाहर जाकर। और वो उसको और ऑप्शन देगी क्या क्या उसको एक और ऑप्शन देती है, क्या तुम एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस का नाइट बनना चाहोगे। वो बोलते हैं नाइट वाली बात कहाँ से आ गई। तो तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ, मैं क्योंकि एक हूँ फेरी हूँ। तो तभी वो बोलता है कि जब भी तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती हो तुम ये फेरी वाली चीज़ें ला लाती हो बीच में। तो बोलती है वो बहुत तेज़ हो रहा है ये वो लड़का। तो फिर भी वो बोलता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बट जब मैं वापस जाना चाहूँगा काइलोन एम्पायर में तो मैं अपनी मदर के साथ जाना चाहूँगा। तो वो बोलती है मैं मरे हुए इंसान को वापस तो नहीं ला सकती। बोलता है मेरी मदर मर ही नहीं सकती, ये ड्रैगन पावर है। मेरी मम्मी इल हो गई थी बट वो मर नहीं सकती इतनी जल्दी आसानी से। तो अभी उसको होश आती है कि अरे यार मैं तो उसकी मम्मी को जिंदा ही मार दिया था। बट वो बोलती है तुम्हारी मम्मी है कहाँ। तो वो बोलता है कि नेक्स्ट में है 2nd फ्लोर में। तो ठीक है वो बोलती है कि मैं उनको लेने जाती हूँ, पर तुम हमेशा खुश रहना, तुम अभी भी अपनी स्माइल को हटाना मत। तो वो फ्लैश की स्पीड से चले जाती है और वो वहाँ फ्लोर में पहुँच जाती है। तभी वो बोलती है कि ये कमरा कितना घटिया सा है, ऐसा कोई डरावना कमरा देता है क्या जहाँ लाइट रोशनी कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मम्मी को देखती है और बोलती है कि इसकी मम्मी तो सुंदर होनी चाहिए थी, आखिर ये मेरे 22 की मम्मी है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि वो बीमार है, उठ नहीं रही है, उसको कितना भी आवाज़ मारती है। तो अपना हीर मैजिक यूज़ करती है बट तब भी
उसकी मदर उठती नहीं है। तो वो कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। क्या रीज़न हो सकता है जो इसकी मदर उठ नहीं रही है मेरा मैजिक यूज़ करने के बावजूद? इस एपिसोड में देखा था कि जो फियान की मदर है वो उठ नहीं पा रही होती है, और अब अगला दिन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लाइला उठ रही रहती है और वो सोचती है कि कल क्या हुआ था, मैडम हिल्डे क्यों नहीं उठ पाई थी, क्या मेरी मैजिक पावर काम नहीं कर रही है, या मेरी मैजिक पावर इतनी अभी ताकतवर नहीं है कि उन्हें उठा सके। बट मुझे ये याद आता है कि क्या हुआ अगर लिया फियान को आज दोबारा मारा होगा, क्योंकि मैंने कल उसको हील कर दिया था, मुझे वापस उसको मारना चाहिए था ताकि वो उसको दोबारा मार ना पाए कि कहीं उसको हील कर दिया है किसी ने। तो यार मैं कितनी मूर्ख हूँ। बट तब तक कोई दरवाजे पे आता है, प्रिंसेस लाइला, प्रिंसेस लाइला। तो वो होती है प्रिंसेस हेलिना, जो कि मुझे देखना आई थी। वो कहती है, जैसी हेलिना सामने पर आती है बहुत ही सुंदर दिख रही होती है, बट तभी मेरे दिमाग में एक पुराना ख्याल याद आता है कि क्या वो ये हो सकती है जो मेरा गला दबा रही थी उस टाइम पर। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही है। बट वो कहती है कि शायद मुझे लग रहा है तुम सीखो। वो कह नहीं, पर लाइला कहती नहीं, मैं ठीक हूँ। कि अच्छा है कि एम्प्रेस ने मुझे दवाई दी थी। वैसे तो वो सोच रही थी कि वो दवाई और भी बेकार थी, बट वो फिर भी बोलती है कि थैंक यू सिस्टर देखने के लिए। तभी वो थोड़ा सा अपने दांत पीस दिया। वो देख कितनी सेमलेस हो तुम, डेथ को नहीं देखना चाहती हो तो मेरे सामने कभी दिखाई मत देना। तो तब तक लाइला हैरान हो जाती कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही है ये। तो वो अब चली जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें देखने से भी घिन आती है। तो क्या इसका कैरेक्टर असली में ये वाला कैरेक्टर है? बट मे भी ये वो हो सकता है कि मेरी वजह से हुआ, क्योंकि जो पुरानी नोवेल थी उसमें लायला के मरने के बाद इसकी इमोशन बहुत डेवलप हो गए थे, बट जबकि इस लाइफ में मैं मरी नहीं हूँ, तो क्या पता इसका जो बिहेवियर है वो ऐसे का वैसे ही रह गया है और ये इरिटेट हुई है क्योंकि शायद मैं मरी नहीं हूँ। तो क्या फ़ियान एक्टिंग करने वाला था, क्या वो इस बार फिर से एक्टिंग करने लग जाएगा? ये सोच कर इसके भी अपने ही फ़ायदे हैं, पर मैं ये सब क्या सोचूँ, ये सारे सपने देखना छोड़ना चाहिए। अब मुझे मैडम हिल्डे के पास जाना चाहिए उन्हें जगाने के लिए। तो वो मैडम हिल्डे के पास चले जाती है। अब से मैं हिल्डे ही बोलूँगा, फ़ियान की मदर है जो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैजिक तो सब परफेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हीलिंग ने काम किया था थोड़ा बहुत, कि मेरा मैजिक परफेक्ट काम कर रहा है। तो थोड़ा बहुत मैजिक काम किया था। मैं उनकी कॉम्प्लेक्स है, उनकी वो हेल्थ देख सकती हूँ मैजिक से, क्या वो पहले से बेहतर ब्रीथ कर रही है। तो वो उठी क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी मैजिक में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या वो हो सकता है? अब वो क्या, वो अगले दिन रात को फिर से हिल्डे के पास जाती है और फिर से मैजिक यूज़ करती है, बट वो उठती नहीं है। फिर भी वो ट्राई करती है उससे बात करने की। तो वो बोलती है कि मैडम हिल्डे, आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच सकती हूँ आपके साथ जो धोखा हुआ है, मैं फील कर सकती हूँ जो, बट आप ऐसे नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि आपका एक बेटा भी है जो आपको याद कर रहा है, और जिस बेटे को वो वूमेन परेशान कर रही है उसको जेल में बंद कर दिया है और उसको खाना भी नहीं दिया जा रहा, उसको मारा पीटा जा रहा है, और उसको किसी डिजीज़ के साथ रख कर मार देना चाहते हो। आपको अपने बेटे के लिए उठना पड़ेगा। और तो इसकी जो ये सारी जो इसने इमोशनल ड्रामा किया होता है उससे उसकी मदर उठी जाती है, आंसू आ जाते हैं उसकी माँ के और हाथ हिलने लग जाते हैं। तो उठ जाती है, वो पूछती है क्या वो सेफ़ है। तो मैडम ले उठ जाती है। तो वो कि हाँ आप कैसा फील कर रहे हो। तो बोलती है पहले से बेहतर है, कल अच्छा लगा था मुझे, ये कल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो बोलती है कि मैं बहुत डर रही हूँ जो रियलिटी है उसको फेस करने से। अब मैं बताऊँगा ये रियलिटी क्या बोलना चाह रही है। कि अब ये लाइला बोल के मुझे पता था मेरा मैजिक काम कर रहा था, बस वो इनकी विल पावर कमज़ोर थी कि ये नहीं चाहती थी रियलिटी को फेस करना और उठना। क्योंकि सीन ये है कि तुम ड्रैगन इम्प्रिंट के बारे में जानती हो। वो बोलती हाँ मैंने थोड़ा बहुत सुना है। उसको याद आता है कि मैंने जो ऑथर की बुक है उसमें पढ़ा था कि ड्रैगन में एक ऐसी पावर होती है या ऐसा इम्प्रीमेंट छपा होता है कि
अगर वो ज़िंदगी में एक ही इंसान से प्यार कर सकता है उसके बाद किसी और से नहीं कर पाता है। तो यही रीज़न है उनके ना उठने का, क्योंकि पिछले जन्म में फ़ियान भी हेलिना के ऊपर लव हो गया था उसको, तो वो किसी और से नहीं किया था उसने। और यही सीन इन सारे ड्रैगन्स के साथ है, जो कि हेलिना को ऑब्सेस्ड है हेलिना से और किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं लव। तो यही मैडम हिल्डे के साथ हुआ था, जो मतलब ड्रैगन की थोड़ी बहुत पावर इनके अंदर है, और जिनसे इन्होंने मैरिड किया था वो ये वही किंग है जिसके जिसके अभी ये 7-8 क्वीन है, जो अभी इन सबसे बात हुई शुरुआत में हमारी। तो उसने इसको, क्योंकि ह्यूमन धोखा दे सकता है, ह्यूमन एक से ज़्यादा लोगों से प्यार कर सकता है, तो वही सीन हो गया यहाँ पर। जो इनका पति था वो किसी और उससे प्यार करने लग गया, जो कि हमने देखा भी है, शायद उसी के बारे में बात करी जा रही है। जो वो लड़की आई थी जेल में उसको मारने के लिए, तो मैंने फिर इलनेस का भी बहाना मार के मैं लेट गई, क्योंकि मैं रियलिटी को फेस नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं जान गई हूँ कि अब मुझे बेटे की ज़रूरत है मेरे, तो मुझे अब उठना ही पड़ेगा। तो लाइला सोचती है कि ये इम्प्रीमेंट वाली चीज़ बुक में कितनी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर मुझे उसका सारा बर्डन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर होता गया है, फिर उसके बाद उसको सहारा देती है और थोड़ा चाय पिलाती है। वो बोलती है मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरी ऐसी एम्बेरसमेंट शक्ल देखनी पड़ी, बट फिर भी थैंक यू। तो तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो, तुम हम दोनों की मदद क्यों कर रही हो। बट वो बोलती है, फिर से वही बकवास करती है कि मैं एक फेरी हूँ और मैं फ़ियान की विशेष पूरी करने आई हूँ। फिर उसकी मदर भी उसी की तरह उसको शक करने लग जाती है, देखने लग जाती है, उसको विश्वास नहीं होता है। तो वो जहाँ वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, बट तुम अपना नाम बता सकती हो। वो बोलती है मैं अपना नाम, मेरा नाम क्या था, मैं तो भूल गई मेरा नाम। वो तब तक भाग जाती है, वो कि मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो वो वापस जाती है जहाँ से उसने वो लॉकेट लिया था, उस लॉकेट को वापस रखती है और कहती है ये मदद तो नहीं करने वाला फ़ियान की जेल को तोड़ने के लिए, तो इसको वापस रख देती है। हाँ, तो वो उसका नाम भी भूलती है, उसका नाम पूरा मैडलिन। मैडलिन बहुत बड़ा नाम था उसका, तो वो उसकी मदर ही है। हाँ, तो जो भी सो रखी थी फ़ियान की मदर का नाम मैडलिन है। तो वो बोलती है कि मैडलिन उस टाइम पर एक्शन तो नहीं ले पाई थी, बट अब मुझे लगता है वो कुछ कर सकती हैं, अब एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है। उससे पहले वो बहुत ही मतलब बहुत ही ख़तरनाक पर्सन थी, और अब जो फ़ियान है वो भी हायर बनने वाला है, वो पावर लेने वाला है। बट उससे मुझे पता है फ़ियान भी आने वाला आर्टिस्ट है ड्रैगन उसका, बट उससे ज़्यादा ये मैटर करते कि वो सेफ रहे और हैप्पी रहे। तो मुझे यहाँ से लीव करना चाहिए, बट मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या कोई जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ। तो मुझे शायद से ट्रैवल करना चाहिए, बोरक्यू में जाना चाहिए। और या तो सुबह देखते हैं तो वो लाइब्रेरी में जा रही रहती है सुबह, और वहाँ से देखती है डिलीशियस खाने वगैरह दिखती है। तो ऊपर दिए कि मुझे ये नोवेल लेना पड़ेगा, नोवेल मतलब एक खाने की चीज़ है शायद से। तो तब तक वो सोचती है कि इतनी बुक को कैसे याद करे, वो अपना मैजिक करती है और बुक का एक क्लोन बना देती है, जिससे अलग अलग उसमें वो वाले पेज याद आते जो उसमें नहीं थे। तो बोलती है तो बहुत ईजी है। तब तक कोई बोलता है ये नॉइस कौन कर रहा है यहाँ पर, तब तक हम वो एक लड़की वही रहती है। वो दोनों दिखाई देते हैं जो हम उस वक्त खाने पर देखा था, एक ने किताब पकड़ी थी, एक वो छोटी बच्ची। तब तक वो उसकी बेइज्जती करने लग जाते कि इसने तो कभी पढ़ाई करी नहीं है, गरीब कहीं की, इस पर तो मैनर्स भी नहीं है, इसको पता ही नहीं होगा कि लाइब्रेरी में कैसे रहते हैं। तो वो उसकी मदर को ही भूल रहे थे, ये सेम उसकी मदर की तरह स्टूपिड है जिसने की। और यहाँ पर रिवील होता है कि ये बोलते हैं कि जिसकी मदर ने हेलिना को पॉइजन दिया था। तो वो बोलती है क्या ऐसा हुआ था, मेरे मदर ने हेलिना को पॉइजन देने की ट्राई करी थी, तो शायद इसी वजह से उसको फांसी पड़ी थी। अब उस आगे देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। तो लायदा की मदर के बारे में इतना तो नोवेल में नहीं दिखाया गया था। उनका नाम सिन्हा था, बट कुछ चीज़ें थी जो उनके बारे में बताई गई थी कि वो एक कॉमनर थी। उनमें से जो 13 वाइफ थी, कौन सॉर्ट कहा गया है इसमें, जो 13 वाइफ थी एम्प्रर की, बट
एम्प्रर सिर्फ जो लायला की मदर है उनसे प्यार करते थे, बट फिर भी उनको फांसी की सज़ा दी गई। क्या वो सच में जो इस नोवेल की प्रोटैगोनिस्ट थी उनको पॉइजन देना चाहती थी? कत्ता को दो लड़कियां बोलती हैं। ओ राइट, मान हेलिना है, वो इतनी डेंजरसली मरने वाली थी, वो तो बच गई। बट हमें ये सोचकर दुख होता है कि उसने उस लायला की मदर पे विश्वास कैसे कर लिया जो उसको मारना चाहती थी। लायला सोचती है कि क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से हेलिना मुझे ऐसे देख रही थी खोर नज़रों से, कि मेरी मदर ने उसको मारने की कोशिश करी। बट मुझे विश्वास नहीं है कि लायला की मदर ऐसे कर सकती है। ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बट मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ। चलो हम चलते हैं, इस कॉर्नर से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। वो दो लड़कियाँ चले जाती हैं और लायला वहाँ पर अकेले छूट जाती है। वो बोलती है जाओ जहाँ जाना है तुमको। तभी ऊपर से कोई बोला होता है कितना अजीब है कि वो भी तुम्हारे साथ अपना ब्लड शेयर करती है, मतलब सेम ब्लड के होने के बावजूद वो भूल जाती हैं कि ये सब एक ही एम्पायर की बेटियां हैं सारी। तो वो दिखती है ये चेहरा और ये जो और दिख रहा है उसका, क्या ये वही है? द एम्पायर ऑफ बेलिना, क्रिस्टोफर डी बेलिना। तो ये क्रिस्टोफर डी बेलिना है। तो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए उनको पनिश कर दूँ? तो तब लायला अपने ख्यालों में खो जाती है कि यही वो एम्पायर है, बट ये अपनी पोजीशन पे इतने अच्छे से नहीं है, क्योंकि ये एम्पायर बना जब इसने नोवेल फैमिली की क्वीन या वुमेन होती है उनसे मैरिड किया, तब जाके इसने अपना इन्फ्लुएंस बनाया। बट फिर भी ये अपना जो टैलेंट है जिसकी वजह से ये नोवेल्स की पावर को मेंटेन कर पाता है, इसकी वजह से भी ऊपर पहुंचा था। पर जो इसकी पावर है इसकी अपनी खुद की नहीं है, तो ये बाद में काम नहीं आती और ये डिफेंसलेस हो जाता है। और इसका ओनली रीज़न ये भी देख सकते हो कि जिस वुमेन को प्यार करता था उसको भी ये बचा नहीं पाया, यानी लायला की मदर की डेथ इसके सामने पे हुई तब भी उसको बचा नहीं पाया। और यह मुझे कह रहा है कि मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ, तो मुझे इस पर विश्वास तो नहीं है बिल्कुल भी, जो कि उस वुमेन को नहीं बचा पाया जिससे वो प्यार करता था, तो क्या ही मुझे बचाएगा। पर मैं फिर भी बोलती हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पर बोझ डालना नहीं चाहती हूँ मैं। तो तब वो बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, जैसी तुम्हारी मदर थी वैसी दिखते हो तुम। तो बोलती हैं हाँ, जब जब मैं उनकी डॉटर हूँ तो वैसी तो दिखूँगी। तो वो बोलते हैं हाँ ये भी सही बोला। वो पूछता है बाद में फिर कि तुम्हारा दिल कैसा है? तो वो बोलती है मेरे दिल को क्या हुआ? क्या वो धड़कना बंद कर दिया उसने? वो तो सही से धड़क रहा है। वो बोलता है अच्छा, ये सुनकर अच्छा लगा। तब वो नोटिस करती है कि जो एम्पायर है वो बहुत ही हैंडसम है। तभी एम्पायर उसके सर में हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम्हें केयरफुल होना चाहिए जो फ्यूचर में आने वाला है। और तभी वो उसके पीछे से वो जो किताब उसने रखी थी वो पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि अगर क्या हो किसी और ने तुम्हारी पावर को देख लिया, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, तुम्हें इसको छुपा के रखना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम जल्दी आएगा। तभी लायला नोटिस करती है क्या उसको पहले से पता था? क्या उस वो स्टार्टिंग से उसको पता था कि मैं मैजिक कर सकती हूँ? क्या वो वहीं पे बैठ के देख रहा था? तो अब मुझे अपनी पावर को बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी मेरी पावर को देख सकता है। तो तभी दिखता है कि उसने एक बड़ा सा बैग तैयार किया रहता है, उसमें वो अपना सामान भर रहे थे और किताब उसके हाथ में होती है। इसने अजीब सी ड्रेस पहनी रहती है, पता नहीं इस ड्रेस को क्या बोलते हैं, बट उसने ड्रेस चेंज कर ली होती है और सामान पैक कर रही होती है। तब उसको एक वेल की डॉल मिलती है। वो सोचती है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो लायला ने इसको अभी भी संभाल के रखा है, फिर क्या हो सकता है इसके अंदर। और इस पर बहुत सारे पैचेस भी लगे हैं जिसको संभाल के रखना चाहती थी, पर उसने इसको क्लोजेट में क्यों रखा है। तो फिर लायला को हल्का फुल्का याद आता है कि कोई उसको ये दे रहा था, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, बट कुछ भी उसको याद नहीं आता है। तो उसको
रख के संभाल देती है, बाद में यूज़ कर ली। तब सारा सामान पैक करने के बाद वो जेल में से ले जाती है उसको फ़ियान को देखने के लिए, पर वो देखते हैं कि फ़ियान तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी कोई पीछे से आता है और एकदम हीरो बनकर एकदम वेल ड्रेस होके आए रहते हैं फ़ियान। वो बोलते हैं तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो उसमें, तुम मुझे लगा कि तुम जेल में बंद हो गया अभी भी, तो मैं वरीड था कि तुम मुझे कहीं ढूंढ ना पाओ, तो मैं आ गया। अच्छा तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, हाउ स्वीट, कैसे अच्छा है। तभी वो कहीं और पे चलते हैं बात करने के लिए, पता नहीं कौन सी जगह है, जिधर से कैसे भाग गए पता नहीं। बट वो पूछती क्या तुम कायलोन जा रहे हो अपनी मदर के साथ, क्योंकि तो उसको अच्छा लगेगा कि जो कपल बनने वाले थे उनका रिश्ता ही तोड़ दे पहले ही। तो बोलते है मैं तो जा रहा हूँ, बट क्या तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ। तो बोलती क्या, मैंने सुना है वल कि जो कायलोन एम्पायर है वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, सब कुछ ब्यूटीफुल होता है वाइट कलर का, और वहाँ पर बहुत सारे क्यूट एनिमल्स भी होते हैं, वहाँ के लोग लॉयल और काइंड भी होते हैं। लायला पता नहीं क्यों सोचती है क्या मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, वो सब इनका मतलब उल्टा समझने लग जाती है। बट वो कहती है कि नहीं सॉरी, मैं जाने का प्लान बना दिया है। बट वो बोलते हैं कहाँ, वो बोलती है कि फेरी वर्ल्ड। तो वो फिर से वैसा मुंह बना के देखने लग जाता है। अब कम से कम तुम मुझे अपना नाम तो बता सकती हो। तो याद करती है देखो इस किड को, तब तक वो बात घुमा फिरा के बोलती है देखो टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाती हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हें आना होगा तो मैं तुम्हें ये लोकेशन बता देती हूँ, तुम यहाँ आ जाना 1985 ईस्ट 31 नॉर्थ, पता नहीं क्या है ये। तो वो ड्रैगन बताता है कि मुझे सिर्फ उस पर्सन का नाम जानना होता है और मैं उसी जगह पर पहुंच जाता हूँ जहाँ पर वो होता है। बट लाइला बोलती है कि ऑथर ने इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रखा है, क्या पता ही क्यों कर रखा है इसने। बस नाम जानने से वो टेलीपोर्ट हो सकता है कहीं पर भी। अगर तुमने उसको अपना नाम बता दिया तो एक तरह से तुम्हारे और उसके बीच में कॉन्टैक्ट बन जाएगा, जिससे तुम हमेशा एक दूसरे की पार्टी बन जाओगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी भी किसी और भी तुम्हारे सामने आ सकता है, तो इसमें प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। वो बोलती है तुम्हें मेरा नाम जानने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे मिसेस फेरी बोल सकते हो, ये मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। बट वो बोलते ये तो बहुत ही एम्बेरसिंग टाइटल है, बट मुझे पसंद है, तुम मुझे बुला सकते हो। तो ये वो बोलते है कि मैं तुम्हें लेटर्स भेजा करूँगा, पर अगर मैं तुम्हारा नाम या तुम्हारी जगह ही नहीं जानता होगा तो मैं लेटर कैसे भेजूँगा। तो वो बोलती है अच्छा तो मुझे लेटर भेजने वाले हो, बड़ी खुश होती है, अच्छा बढ़िया है। तो बोलती है कि तब तक के लिए तुम जो लेटर है वो मैडम मैंडलिन के वहाँ भेज सकते हो, जो कि फ़ियान की मदर है, जो उनका रूम था वहाँ भेज सकते हो, मैं उनको ले लूँगी लेटर्स को। तो वो बोलते हैं ठीक है फिर तुम्हें बाद में मिलते हैं। तभी वो कुछ हरकतें करने लग जाते हैं, वो उसको एलिस नाम से बुलाते हैं। वो बोलती है तो ये नाम नहीं है, वो बोलते हैं तू बहुत सारे नाम लेने जाता है, पागलों की तरह नाम लेने लग जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़िद्दी है, मतलब वो नाम पता करके ही रहना चाहता था, पर वो नाम गैस नहीं कर पाता है सही से। वो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नोवल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो एक लड़की बोली होती है तो आपका धन्यवाद इस स्टोर को विज़िट करने के लिए। तो आज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ द स्पिरिट ऑफ द सी विच। ये हमें वहाँ से मिला है, लेजेंडरी एटलांटिस से हम इसको लेकर आए। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हर कोई नहीं ले सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पर सामने पे कौन खड़ी रहती है, वो रहती है लाइला। तो लाइला सोचती रहती है क्या, तू बोलती है यही तो है मेरी गोल्डन टिकट, क्या ये मेरी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। सोचती हूँ, बट मेरे पास इससे भी प्रीटी जेम से पड़े हुए है, इसमें क्या अलग है। वो बोलती है कि ये सिर्फ गॉड जैसी नहीं है, बस ये कोई जेम नॉर्मल जेम नहीं है, क्योंकि ये पावर ये मेमोरीज को होल्ड करता है किसकी, द सी ऑफ विच की।
अब वो एक लड़की है या क्या है जो वो अभी पता चलेगा। बट एटलांटिस में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक ऐसा मैजिक होता है कि जो तुम्हारी बैड मेमोरीज होती है उसको, और जो तुम्हारी सैडनेस होती है उसको एक जेम स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी सैडनेस होगी, जितना तुम्हारा ज़्यादा दुख होगा, उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो जेम निखर के आएगा। बट तो इसको फिर स्पिरिट ऑफ द सी विच क्यों कहते हैं, जबकि इसको कहना चाहिए था मेमोरीज ऑफ द सी विच। तो वो बोलती है एटलांटिस में कहा जाता है मेमोरीज के पीसेस से मिलाकर ही एक सोल या स्पिरिट बनती है, इसलिए इसका नाम स्पिरिट ऑफ द सी विच रखा है। तो ऐसी बात है, मेमोरीज के पीसेस हैं वो सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये मेरे लिए बहुत ही बेकार चीज़ लगती है, क्योंकि मेरी जो सोल है किसी और के बॉडी में है। वो बोलती है कि अगर आप इसको देते हो तो आपके लिए एक स्पेशल प्राइज भी है। जबकि यहाँ पर रूबी ऑफ रोज माउंटेन एंड इवन मारे किंगडम हेirloom नोन एज द ब्लू टीयर, बट उन सब के सामने ये कुछ अलग ही है, द स्पिरिट ऑफ सी विच। तभी उसका ध्यान आता है कि वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा रहता है, तो उसकी वाओ ये परफॉर्मेंस तो अच्छी है। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है क्योंकि जो पहले वाला पियानोइस्ट था उसकी इंजरी की वजह से वो नहीं आ रखा है, तो अभी इसको पियानो बजाने के लिए बुलाया है। बोलती है वाओ, तो इसका प्राइस बताओ मुझे। तो बोलती है सॉरी मैडम, क्योंकि हम यहाँ पर पियानिस्ट को नहीं बेच सकते। अगर आपको बेचना है तो मैं आपको स्लेव मर्चेंट से कांटेक्ट करा सकती हूँ। बोलती है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, मैं तो इस पियानो के बारे में बात कर रही हूँ, तुम सही में मुझे डरा दोगी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पियानो चाहिए। तो मैं आपको क्लाइंट सर्विस से बात करा दूँगी, क्योंकि आप हमारी वीआईपी क्लाइंट हो, तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट से बात करा दूँगी। और वो बोलती है कि ठीक है, मैं अभी द स्पिरिट ऑफ सी विच को ले लेती हूँ, एंड जितने भी ये रूबी हैं माउंटेन वट एवर रूबी ब्लू टीयर, इसको भी ले लेती हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम किस सेल करोगी ना सब, तो मैं सब बाय कर लूँगी। तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, वो कि वाह बहुत अमीर लगती है, तो ये बहुत दूर जाने वाला है। वो बोलती है कि मैं एक पियानो है आपके घर तक पहुँचाऊँगी। वो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद उसको सोने से भरा हुआ बक्सा दे देती है, क्योंकि उसके जबकि वो पैसे होते नहीं, उसने क्रिएशन से मैजिक से किया रहता है। हाँ तो मैं पियानो के लिए दोबारा आऊँगी, तो इसको पैक करके रखना, बाद में लेने आ जाऊँगी। वेरी वेल मिस। तो वो बोलती है ठीक है। तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है, वो कहता है आई होप टू सी यू अगेन। पता नहीं उसने देखा था उसको कि नहीं, उसको घूरा रहता है। तभी अब वो चले जाती है स्टेट इन नोएल में चले जाते हैं, जहाँ पर लाला बैठी रहती है और वो उसी उसको घूर रही रहती है जो अभी उसने सी ऑफ विच खरीदा था, स्पिरिट ऑफ सी विच। तो उसको देखते हुए बोलती है क्या अजीब सी बात है कि मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हूँ, इसको कॉपी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पास क्रिएशन मैजिक है। तभी बताती है कि इसका क्रिएशन मैजिक कैसे काम करता है। इसका मैजिक कुछ ऐसे काम करता है कि लिविंग बींग्स और जिनके मैजिकल पावर है उनका रेप्लिका नहीं बना सकती है, उसका मतलब क्रिएशन नहीं कर सकती है। इसको क्रिएशन भी नहीं बोलना चाहिए, इसको एक तरह से कॉपी ही बोलना चाहिए। तो आइटम को एक कॉपी कर सकती है सिर्फ जिसमें मैजिकल पावर नहीं है और जो लिविंग नहीं है, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, हेडफोन वगैरह जो इसके पुराने वर्ल्ड में देखे। और किड भी उसी उभर सकती है जिसको उसने पहले देखा हो। बट ये लिमिटेशन फिर भी ठीक है, जब मैं मनी को, जो भी है सोना चांदी को, अगर रेप्लिकेट कर सकती हूँ तो मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ इस वर्ल्ड में। और तो मैंने आज बहुत पैसे खर्च कर दिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं अपने पैसों को फ्लैक्स कर रही हूँ, बट इसमें भी अलग ही मज़ा आया। बट इसके साथ एक इशू भी है, क्योंकि मार्केट में ऐसा अफवाह चल रही है कि एक लड़की है जो कि पैसे पानी की तरह बहा रही है। रूमर्स फैल रहे हैं और वो बोल रहे हैं जो सिल्वर हेयर गर्ल है जिसकी पर्पल आईज है वो पैसे फेंक के जा रही है। उसने उसकी लाइफ भी चेंज कर दी, जो बेकरी ओनर थी। अब पता नहीं बेकरी ओनर थी कौन थी। तो इसकी वजह से कुछ बैड गाइज भी आ सकते हैं जिनका बैड इंटेंशन होगा, जो कि मतलब किडनैपर, रॉबर, थीफ जो भी होते हैं, गोल्ड डिगर टाइप के। बट हालांकि मैं उनको एक ही हवा के झोंकों से फेंक सकती हूँ,
फिर भी ये बेकार है कि उनका सामना करना, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। बट ये फेमस होना भी एक ट्रबल ही है, तो मुझे इतना फ्लेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मेरे लिए ही मुश्किल हो सकती है। तो क्या नाइट मार्केट ओपन हुआ होगा आज रात, देखते हैं। मुझे एक नज़र मार लेनी चाहिए। ये जितना मैं देखूंगी सामानों को उतना ही मेरा माइंड में वो इमेज बनी रहेगी जिससे मैं रेप्लिकेट कर सकूंगी। तभी हमें नाइट मार्केट का सीन दिखाया जाता है। उसने एक ब्लैक कोट पहन के नाइट मार्केट में जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक किसी को इसको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए बुक बेच रहा होता है। तभी उस बुक में एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि किसी वेल टाइप की होती है। बोलती है क्या ये वेल वही है, मारमेल ऐसा नाम बोलती है। तो ये एक सेक्रेट क्रीचर है जो कि बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है। और ये एवरलास्टिंग लाइट एम्पायर ऑफ एटलांटिस की है। तो वो कहती है कि आई ये मुझे लगा कि ये वेल जैसा ही दिखता है बट ये थोड़ा सा अलग है। तो तब तक वो सामने वाला लड़का बोलता है कि लेडी क्या आप एटलांटिस एम्पायर से हो, कि आप वहाँ की लैंग्वेज बोल रही हो। मैं बोलती है हाँ ऐसे मैंने बोला। तो क्योंकि ये बुक एटलांटिस लैंग्वेज में लिखी है तो आपने अभी पढ़ा, इसको मैंने सुना। पर तू सोचती है अच्छा मुझे तो ये सारे लेटर वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं पढ़ती हूँ। तो आपने कहाँ से सीखा ये एटलांटिस एम्पायर की लैंग्वेज? क्योंकि जो हायर रैंक के मेंबर्स होते हैं मरमिड एसोसिएट्स के, वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं इसको। ऐसा है क्या? क्या ये भी कोई मेरी एक अलग स्पेशल पावर है? बट मुझे इसको मना करना पड़ेगा। तो मैं रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं जस्ट बड़बड़ा रही थी। तो मुझे सही में पढ़ना है। वो कहता अच्छा इतनी बुरी बात है, क्योंकि मुझे कोई चांस मिल जाता इस मार्मल के बारे में जानने का अगर आपको लैंग्वेज आती। समडे मैं भी देखूंगी इस मार्मल को, जो कि कहा जाता है कि वो सी का अरोरा है एक। बस इमेजिन कर सकती हूँ कितना ब्यूटीफुल होगा वो। तभी वो बताता है कि जो ये जस्ट एक ड्रीम जैसा लगता है, क्योंकि इवन जो सेलर होते हैं जिन्होंने लाइफ टाइम नदी में सेल किया होता है उन्होंने भी मुश्किल से देखा होता है। तभी उसको उसकी मदर की याद आती है कि वो लाइला बोल रही थी कि बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये बनाई है वही फिश वाली डॉल। क्या वो सोचती है कि क्या मेरी मम्मी ने देखा हुआ इसको। द द अरोरा ऑफ द सी। अब हमें दिखाया जाता है काइलॉन एम्पायर के बाहर में, जहाँ पर फियान को कोई चिल्ला रहा रहता है, उसका नाम ले रहा रहता है। दो गार्ड्स होते हैं जो कि फियान को ढूंढे रहते हैं। वो बोलते हैं कि टाइम हो गया शॉर्ट लेसन का, कहाँ गए फियान आप, क्योंकि वो प्रिंस है तो उसको उसके वो ढूंढे रहते हैं सोल्जर। तो बोलते हैं कि शायद वो डर गया होगा, कितना डरपोक बच्चा है। दूसरा बोलता है कि तुम अपना माल देखो कि कहीं हमें ट्रैवल ना हो जाए इंपीरियल फैमिली से। वो बोलते हैं इंपीरियल फैमिली ऐसा एक्ट नहीं करती है, वो जस्ट एक कमजोर बच्चा है जो बैलेरिना से भाग कर आया है। जबकि मेरा जो 8 साल का ब्रदर है वो उससे ज़्यादा कैपेबल है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बैलेरिना के बारे में, बट हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए काइलोन में ऐसा कोई डरपोक इसकी तरह। मुझे भी नहीं लगता है कि मेरा मैंडलिन भी इससे हैप्पी है, क्योंकि कोई अपने चाइल्ड को इतनी हार्ड पनिशमेंट कैसे दे सकता है या ऐसी ट्रेनिंग कैसे दे सकता है। चलो हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा बोले, हमें ट्रैवल गेट नहीं करना, हमें चलना चाहिए यहाँ से। तो हमें मैनर में चलते हैं। बोल दे कितना बकवास काम है। तभी यहाँ वहाँ पर छुपा रहता है। तो तब तक कोई बोलते हैं ओ यहाँ हो तुम। तभी वो देखता है कि वो लाइला थी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लाइला अचानक से आ जाती है। तो जैसे उसको हाय बोलती है तो वो बोलती है कि ये बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और तब तक जो जो फियान था वो डर के मारे अचानक से बोलता है तुम, ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, कम से कम 1 साल गुजर गया है जब से तुमने अपना चेहरा दिखाया नहीं। लाइला बोलती है मुझे माफ़ करना, ये थोड़ा मुश्किल है टेलीपोर्ट करना जिस जगह पर मैं पहले गई नहीं हूँ आज तक। और ऊपर से काइलोन एम्पायर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है गार्ड्स की। फियान बोलते हैं मैंने कंटिन्यू रखा था लेटर भेजना मदर के रूम पर। तो वो लाइला बोलती अच्छा वो रूम, मुझे लगता है कि जो ड्यूक हिल्डा थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था तो उनसे उन्होंने वो सारी चिक्कियाँ फेंक दी होंगी, आई थिंक सो।
और मुझे लगता है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुम वो जो मैडम मैकलीन है उन्होंने तुम्हें ले दिया और कायरों को लेफ्ट कर लिया, तो शायद उनको पसंद नहीं आया होगा। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये गार्ड है ये शायद तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये सही है कि तुम उन सबसे छुप रहे हो और अपनी जो स्वॉट ट्रेनिंग है उसको स्किप कर रहे हो? तो क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है, बस मैं जिस तरीके से वो स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझ पर सूट करता ही नहीं है। तो तभी तो मैंने बोला कि तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो। तो ऐसा क्या है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है? तो कायलोन की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल है, इसमें पहले रोलिंग करना होगा, फिर रनिंग करना होगा, फिर तुम मार खाते रहोगे जब तक तुमने अपने मास्टर को नहीं हराया। जो ये हरासमेंट है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये जैसा है बुलिंग के जैसा ही है। और तुम्हें पता है जिस मास्टर को मुझे डिफीट करना है वो है कौन? वो मेरी मदर है, जो तुम जानते होगी फॉर्मर कमांडर ऑफ काइलोन नाइट्स की है। तो लाइला हैरान हो गई थी वो ये बॉस क्यों है पूरे ट्यूटोरियल में। आखिर में तुम्हें पता ही होगा जो काइलोन के लोग हैं वो बहुत ही कम्पिटिटिव होते हैं इन मामलों में, और इनका मेथड भले ही तुम्हें अलग लगे बट ये बहुत ही इफेक्टिव होता है ऐसे तरीके। बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मुझे तो इस पेन की आदत है, मैं इस स्ट्रगल से भी नहीं डरता हूँ क्योंकि इतना टाइम उस प्रिजन में रहने के बाद तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बट जब भी मैं अपनी मदर को देखता हूँ तो वो मुझे जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है वो मेरी भाग जाती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे सारा गिव अप कर देना चाहिए एंटायरली। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो ये मेरी प्रॉब्लम है तो इससे क्या लगता है कि मैं पूरा तरह से कायरोनाइट नहीं हूँ? तो कायरोनाइट मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो कायरन एम्पायर, काइलोन एम्पायर से पूरा बिलोंग करते हैं, मतलब वहीं पैदा हुए हैं। क्या मैं इतना बेकार चाइल्ड हूँ? तो क्या इसी की वजह से जो मेरी मदर है वो बीमार हो गई थी क्योंकि वो मेरे बारे में इतना सोचती थी कि मैं इतना बेकार बच्चा हूँ इसलिए वो बीमार हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हारी मदर तुम नहीं जानते हो कितना केयर करती है तुम्हारे बारे में, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। क्या मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे में? जबकि मैं जब बैलेलिना में था तो मदर सबसे पहले फादर को मेरे से ऊपर रखती थी, और जब अब वो फादर से अलग हो गई हैं तो मैं सिर्फ उनके लिए एक गार्बेज हूँ। ये बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि खाइलोन की एजुकेशन मेथड है, मैं इसे समझा भी नहीं सकती हूँ, और मुझे इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, इनकी एजुकेशन है उसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश कर सकती हूँ इसको सिखाने की। तो लाइला उसका हाथ पकड़ती है और उसे समझाती है कि अगर कोई बार बार फेलियर होता है तो एक बार के लिए वो अपनी हार मानने लग जाता है। तो ये सबके साथ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। अपने मास्टर को डिफीट करना सिर्फ एक गोल है, ना कि कोई पर्पज़ है तुम्हारा। अगर तुमने एक बार सोच लिया कि तुम्हें वो चीज़ करनी है और तुम्हारा पर्पज़ क्लियर है उसको करने का, और उससे मैटर नहीं करता है कि तुम कितनी बार मैडम मैंडरीन से अड़ते हो, बस एक्सेप्ट करो और इसको एक प्रोसेस का पार्ट समझो। और वो मन के अंदर बोल रही रहती है कि उसी तरह जैसे तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन गए थे हेलिना को प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले जन्म में, तो वैसे ही बट वो अपने मन के अंदर बोल रही रहती है। और तभी फियान बोलता है कि ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ तो है नहीं जो मैं करना चाहता हूँ। तो लायला बोलती है तो अगर ऐसा है तो चलो सोचना शुरू करो, हमें किसी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोचो। और हमें फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ये किसी बोट में कहीं जा रहे रहते हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हें बस वैकेशन की ज़रूरत है सिर्फ। और तभी हम देखते हैं कि लायला की हालत ख़राब हो जाती है और वो फ़ियान उससे पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? लायला बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो मुझे जो ये मोशन सिकनेस है वो हो रही है। तो फ़ैन बोलता है कि क्या तुम इसको मैजिक से ठीक नहीं कर सकती हो? लायला बोलती है मैं इसको थोड़ी देर के लिए तो रोक सकती हूँ, बट हर 10 सेकंड के बाद मुझे फिर से हो जा रही है मोशन सिकनेस। और उसको मोशन सिकनेस मतलब यहाँ पर उल्टी है, तो वो समझ गई ना। तो फ़ियान बोलता है कि तुम्हें इतनी ट्रबल करने की क्या ज़रूरत थी, इससे अच्छा तुम अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर दे वहाँ चली जाती, सिप से जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लायला बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया जिस जगह पर मैं पहले गई नहीं हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है वहाँ पर जाना बिना पहले जगह चेक करे। अगर मैंने टेलीपोर्ट करना भी चाहा तो मैं ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाऊँगी जहाँ पता नहीं क्या हो सकता है, मैं नदी के अंदर भी टेलीपोर्ट हो सकती हूँ, या मैं किसी अंडरग्राउंड जगह पर भी टेलीपोर्ट हो सकती हूँ जहाँ पर कोई रूम ना होगा और जहाँ पर मैं मूव भी नहीं कर सकती। तो फ़ियान बोलते हैं अगर तुम्हें अरोरा को देखना ही था
जो कि वो बड़ी सी फिश या उसको वो लगती है व्हेल है, तो हम कैरेज भी दे सकते थे सिप के अलावा। तो लायला बोलती है वेल, तब फिर से उसको उल्टी हो जाती है, तो वो रेनबो में उल्टी कर रही रहती है, तो फिश फूड बना रही रहती है, शायद ऐसा लिखा है उसमें, पता नहीं। तो फियान बोलता है अगर इस रेट पे ऐसा हुआ तो हमें तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर ऐसी मोशन सिकनेस होती रही तुम्हें। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमें जो सामने आइलैंड दिख रहा है उस पर हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो उस आइलैंड पर रुक जाते हैं। और लाइला तब लेट जाती है उस ज़मीन पर, बोलती है वाओ, इसलिए ह्यूमन जो है वो सैंड लैंड से बिलोंग करते हैं, और वो चिपक जाती है ज़मीन पर। तभी फियान उसको पकड़ लेता है, वो बोलता है कि वहाँ पर मत लेटो, इधर आओ। वो उसको अपनी पैर पर रख देता है उसका सर। वो बोलता है ग्राउंड बहुत ही हार्ड है, तो इसलिए तुम मेरे यहाँ पर पैर सर रख सकते हो जिससे तुम्हें हर्ट ना हो, अगर तुम्हें लेट नहीं है तो तुम यहाँ पर लेट जाओ। तो वो लाइला खुश हो जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। तो वो बोलती है अगर तुम एम्बेरस होने वाले हो तो तुम्हें बस प्रिटेंड करना है कि किसी ने नोटिस नहीं किया है। मुझे नहीं पता था मेरा बाइस काइंड ही नहीं एडोरेबल भी है बहुत ज़्यादा। तो फ़ियान बोलते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उन जो सिप है वो बिना सेलर के कैसे मूव कर रही है। तो लाइला बोलती है अच्छा उसके बारे में पूछो। तो अ, उसके पास एक डिवाइस है जो कि मैजिक स्टोन से काम करता है, उससे हम सिप को कोऑर्डिनेशन सेट करने के बाद वो अपने आप ही वहाँ पर पहुँच जाती है। तो क्या ये सही नहीं है? ओह, तो रुफियान बोलते हैं तो ज़रूर ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा इतने सारे फीचर के साथ। तो लाइला बोलती है कि शायद उन्होंने कहा था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे हम 3 जो बड़े जगह हैं उनको खरीद सकते हैं। ओह, फिर भी पैसों को साइड करो, बट इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इस बोट की। तभी मुझे याद लगता है कि जो बिजनेस इन्वॉल्व करते हैं मैरी स्टोन को, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हाँ, ये सही बात बोल रहे हो तुम। तो पिछले नोवेल में लाया को याद आता है कि मैरी स्टोन बूम की वजह से पिछली बार एलिना ने एक फॉर्चून जंपिंग कर लिया था मैजिक स्टोन में, उसने एक ही बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बार, क्योंकि मेरे पास एक टन ऑफ मनी है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो अब जब मेरा पेट शांत हो गया है तो मैं अब यहाँ पर बैठ कर सीनरी देख सकती हूँ। बाय द वे कौन सा आइलैंड है तुम बता सकते हो? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये मैप में तो दिखाई नहीं रहा है। तो तभी वहाँ पर किसी को आवाज़ आती है, कोई बोला होता है रुक जाओ उसको पकड़ लो। तो कभी वो गैस करते हैं क्या इस डेजर्ट पे सिर्फ हम लोग नहीं हैं और कोई गैस में। तभी एक लड़का दौड़ते हुए दिखाई देता है क्योंकि किसी से भाग रहा रहता है, और उसके पीछे कुछ गुंडे पीछे पर रखे रहते हैं। तो वो उसको रोकने के लिए बोलते हैं, तब तक वो भाग रहा रहता है। तब उसको वो पकड़ लेते हैं और बोल रहे थे कहाँ जा रहा था तू, अब हमारे हाथ आ गया तू, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई? तुम्हें पता भी है तुम बहुत मार खाने वाले हो, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस आयरन से हमसे भाग सकते हो? तो तभी लाइला और वो उसको देख रहे रहते हैं, तुम बस एक मछली के चारे की तरह प्रयोग होने वाले हो। तो तभी वो बात कर रहे थे, ये लगता है कि शायद इसको पकड़ लिया है, तो क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? सुफियान बोलता है वेट अ सेकेंड, रुक जाओ, क्या पता वो कोई क्रिमिनल हो और हम उसकी मदद कर दें। हाँ, लाइला बोलती ये भी सही हो सकता है। बट तभी वो एक पंच उस लड़के पे मारते हैं और पेड़ पे जाके टकर जाता है। तो वो बोलते हैं तुम्हारे पास कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये क्रिया भी बाहर निकालते हैं हम। तभी उसको एक मुक्का और मारते हैं और उसके पेट में मुक्का मारते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो गिर के दूर जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है अच्छे कपड़े और उस पियानो को बजाने से तुम वापस से नोबल बन जाओगे? जब तुम स्लेव हो तो स्लेव की तरह एक्ट करो। तभी उसके मुंह से खून निकलता रहता है और वो हाँफड़ा रहता है। लाइला को तो भी याद आता है, अरे ये तो वही लड़का है जो कि वहाँ पियानो बजा रहा था नोवेल में, अब मुझे इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लाइला खड़ी उठती है और फिर बोलते हैं क्या कर रही हो? तब तक वहाँ पर फाइट में लाइला आ जाती है। तो तभी वहाँ के जो गुंडे होते हैं वो बोलते हैं तो ये किड कौन से हैं, उनको कौन लाया यहाँ पर? तो उनका जो साथी होता है बोलते हैं हमें नहीं लगता है हमारे साथ आए हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? लाइला बोलती है कि मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, अगर तुम उसको छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर तुम्हें स्लेव भी चाहिए तो तुम्हें एक इनोसेंट पर्सन को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या अब इसने मुझे क्या बोला? वहाँ का गुंडा जो होता है वो बोलता है इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो मुझे इसको कुछ मैनर सिखाने होंगे। तभी वो उसका पैर पकड़ लेता है, बोलता है उसको मत मारो वो लड़का, बट वो उसको लात मार देता है। वो बोलता है कि साइड हट जा। तभी तभी उसका साथी बोलते हैं जरन के कपड़े तू देखो, ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी के कपड़े पहने और ज्वेलरी भी पहनी है, हमें इस लड़की से बहुत कुछ मिल सकता है। तू जैसे हाथ बढ़ाने वाला होता है, इसके सामने फियान आ जाता है और उसका हाथ झटका दे बोलता है कि उसको
टच यू मत करो तब तक। जो गुंडा रहता है वो उसको एक सेपरेट टपरी मारता है और वो गिर जाता है। तभी लाइला फियान नाम देती है और वो गिर जाता है उस लड़का। तो बोलती है तुमने कैसे डेयर किया, हमने मेरे बाइस को छूने की कोशिश कैसे करी। तभी लाइला गुस्सा हो जाती है। तो लाइला गुस्से में बोलती है कि अपने हाथ हटाओ मेरे बाइस से। तभी वो हाथ में अपना एक पावर का गोला बनाती है हवा का, जो कि उस पे जाके लगता है और सीधा पेड़ पे जाके टकरा जाता है और वहाँ पेड़ पर भी एक गड्ढा हो जाता है। यहाँ पर चल क्या रहा है वो मास्टर समझ नहीं पाता है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो तभी लाइला इन सब के बारे में सोचती है और एक और पावर का अटैक तैयार करती है जो कि इन सबको हवा में उड़ा देता है। और वो सब सोचते रह जाते हैं यहाँ हो क्या रहा है। वो मदद मांग रहे रहते हैं। उसको बोलते तुम लिटिल चुड़ैल हमको जल्दी से नीचे रख दो। तो बोलती है अच्छा तुम्हारी मर्जी। तो उनको नीचे गिरा देती है और वो हवा से नीचे गिर जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो सब पिट जाते हैं। तभी वो लड़का सोच रहा था ये इस दुनिया में हो क्या रहा है और ये लड़की है कौन। तभी वो फ़ियान को बोली थी फ़ियान तुम ठीक हो। वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो तुमने देखा मैंने उन सबको कैसे हराया। तो फ़ियान को बोल के तुम्हें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इन सब का ध्यान अपने आप रखती हूँ। तो तब तक फ़ियान पता नहीं क्यों दुखी हो जाता है और राइट तभी उसको याद आता है कि वो कहाँ गया वो पियानिस्ट लड़का। तो बोलती है क्या तुम मेरे बारे में वो बात कर रही हो। यस मैंने तुम्हें उस ज्वेलरी शॉप में देखा था नोवेल में, मुझे याद है कि तुम वहाँ पर पियानो बजा रहे थे। तभी वो अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करती है और उसकी सारी जो चोटें थी उसको ठीक कर देती है। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हारी सारी जो चोटें थी वो रिकवर हो गई है। तो वो बोलते हैं धन्यवाद तुम्हारा। तो अब मुझे इन सब पर क्या करना चाहिए। तो तुम क्या मुझसे पूछ रही हो। यस क्योंकि तुम इन सब के विक्टिम थे तो मैं और किससे पूछ सकती हूँ। मुझे बेच दिया गया था मेरी फैमिली के द्वारा क्योंकि उन पर बहुत ही कर्जा था। तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें मुझे विक्टिम की तरह देखना चाहिए। क्या ऐसी बात है, तुम मुझे बता रहे हो कि ये सब नॉर्मल है जस्ट बिकॉज कि तुम स्लेव हो। तो वो कुछ बोलता नहीं है। तभी दादा बोलते हैं कि इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो सोसाइटी की थिंकिंग है बहुत ही डरा देने वाली है। सीरियसली यार मैं इस जगह की कभी भी वो नहीं हो सकती हूँ आदि कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये जगह। तो तभी वो लड़का बोलता है मुझे पता है कि जो स्लेवरी है वो लीगल इस आयरलैंड पे, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है और ये लॉ के खिलाफ भी है। तो लाइला बोलती है हाँ ये मेरा भी बिलीफ है कि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो ये दुनिया और भी अच्छी सकती है। तो क्या मुझे इन इंसानों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए और जिन्होंने बहुत ही बच्चों को पकड़ के रखा था। मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहती हूँ तुम क्या करना चाहते हो इनका। तो अभी भी वो कुछ नहीं बोला रहता है, वो अलग ही सदमे में रहता है। सो कुछ अलग ही दुनिया दिखाई देती है। वो बोल ही रहा होता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने बेचा है, उन बच्चों को किडनैप किया है, अब्यूज़ किया है, फोर्स किया है, उनको लेबर की तरह काम कराया है। बट इतना ही नहीं है, उन्होंने हमको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है और इतना ही काफ़ी नहीं था तो उन्होंने हमको एक खिलौने की तरह ट्रीट कराया। किसके लिए, जो नोबल्स वुमेन होती हैं उनके लिए हमने वर्कर का काम किया है। तुम्हें पता ही होगा किस चीज़ की बात हो रही है। अगर तुम मुझे पूछोगे मुझे क्या चाहिए इनसे, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करें क्योंकि बहुत ही पेनफुल डेथ इमेजिन कर सकते हैं जो। तभी वो उसकी आँख खुलती है और उनको रस्सियों से बांधा रहता है और वहाँ पूरी जगह आग जलाई रहती है जंगल में और उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हमें बस डिसाइड आता है जो वो जंगल जल रहा है वो दूर से अपनी बोट से देखते हैं जाते हुए, वहाँ आग लगी रहती है और वो लड़का देख रहा रहता है उनको। तो मैं अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये इससे भी ज़्यादा सफ़र करें जितना इन्होंने इनते विक्टिम है उन पर जुल्म किया है। तो तभी हमको रात का सीन दिखाया जाता है और हमें चांद दिखाया जाता होता है और ये बोट से कहीं जा रहे होते हैं और फ़ियान पता नहीं कहीं देख रहा रहता है। फ़ियान को याद आता है कि लाइला ने क्या बोला था कि तुम्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और वो पता नहीं क्यों अपने हाथ टाइट कर लेता है। तभी पीछे से लाइला उड़ते हुए आती है। तुम यहाँ पर क्या अपसाइड डाउन प्लेट रखी हो। तो वो बोलती है कि मुझे अभी भी मोशन सिकनेस हो रही है। एनीवे क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। और हाँ फ़ियान बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, घबराते हुए बोलते हो। तभी वो लड़का बोलता है मुझे अब याद आया कि मेरे पास उतना अच्छा चांस नहीं था तो मैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है फिलिप, मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहता हूँ तो तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे इस पर आई। तो तुम्हारे पास एक कॉमनर के मैनर नहीं है तो क्या तुम एक नोबल हो। 5 साल हो चुके हैं तब से मैं अपने आप को नहीं बुलाता हूँ उस नाम से क्योंकि मैंने जितना अपना स्टेटस था और पैसे थे वो सब खो दिए हैं और इसके साथ मैंने अपनी फैमिली भी खो दी है। मैं अब एक स्लेव से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ जिसका
कोई फ्यूचर है ही नहीं। तभी वो लड़का बोलता है, मुझे इस चीज़ को याद आता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ जो काइंड पर्सन जिसने मेरी लाइफ को सेव किया है उसके नाम क्या है। तो क्या तुम अगर परेशान नहीं होगी तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो, माई लेडी। तो ये माई लेडी सुनकर बोलती है ज़्यादा ही नोबल वाली चीज़ हो गई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मेंशन नहीं करूँगी, बट ऑब्वियसली तुम मुझसे बड़े हो फिलिप, तो तुम्हें इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रिलैक्स हो सकते हो। तभी पीछे से जो फियान था वो देख रहा रहता है, तो वो बोलता है कि मुझे किस नाम से तुमको बुलाना चाहिए माई लेडी। तो वो सोच रही होती है लाइला, और फियान भी उधर देख ही रहा होता है। तो तभी लाइला बोलती है जैसे जैसे तुम मुझे वो कुछ बोल ही रही होती है कि कहानी सुना रहती है, मैंने जैसे पहले बोला तो मैं मून से भी ज़्यादा शार्प हूँ, इस लाइका स्पेयर यानी क्या बकवास कर रही है, तो मैं जो फेरी क्वीन है उसको सर्व करती हूँ, तो तुम मुझे फेरी बुला सकते हो। ये बहुत ही कहानी रहती है, बहुत ही बकवास सी। तो बोलती है बहुत ही पास पहुँच गई थी, फियान कहीं मेरा नाम सुन ना लेता। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं देख रहा हूँ, तुम मिस फेरी, तो मैं अपना आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ क्योंकि आज आपने मेरी जान बचाई है। तो वो झुक के उसको बो कर रहे थे, और तभी लाला वो बोलती है ओ सर रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट था बाकी फैमिलियों से, तो वो शायद फियान पे सस्पेशन कर रही रहे, तो ये कोई हेल्प करने वाली चीज़ नहीं थी, ये एक नेचुरल चीज़ थी, क्योंकि किसी को भी अगर मुसीबत में देखूंगी तो मैं बचाना मेरा काम है। तो तुम एक लौती लड़की हो जो किसी स्लेव को बचाने के बाद इसको नॉर्मल कह रही है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल चीज़ नहीं होगी, बट जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ ये नॉर्मल है। एंड ऑफ द डे हम सेम ही हड्डी मान से बने हुए हैं, तो उनको कौन राइट देता है कि किसी को नीचा दिखाए और किसी को वैल्यू दे, किसी को स्लेव बनाए। तो ये सुनकर वो कुछ सोच रहा रहता है, तभी फियान को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो बोलते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, इतनी अचानक से रोशनी कहाँ से आई है। लाइला बोलती है क्या ये वो ही हो सकता है। वो दौड़ते दौड़ते किनारे पर आ जाती है और वहाँ आके खोल के देखते हैं कि ये क्या है, क्या ये सच में हो रहा है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दोनों को उड़ा के लेके आती है। तो क्या तुमने देखा वो चमक रहे रहता है, वो चमकीला चमकीला सा, तो यही है द अरोरा ऑफ द सी। तो उनको बहुत बड़ी मछली दिखाई देती है जो कि वेल बोल सकते हो, तो उसमें कहा जाता है ये मरमेल है। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो बेल होती है जिसका नाम मरमेल था उसके ऊपर खड़े रहते हैं, और लाइला बोल रही रहती है कि वाओ ये तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि जैसे जो आसमान है वो हमारे पैरों के नीचे आ गया होगा। तभी फिलिप कुछ बोलने वाला होता है, बट लाइला बोलती है उससे पहले कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सेलर हैं वो भी अपने जिंदगी में हर मेल को बिना देखे मर जाते हैं, तो हम तो बहुत ही लकी हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसा। बट जो फिलिप होता है वो थोड़ा सा दुखी रहता है, वो बोलता है क्या इसे लकी कहना सही रहेगा, तब तो फिर गॉड के पास जो है वो अलग ही तरह का ह्यूमर है। लाइला बोलती है क्या, तभी फिलिप अपनी कहानी बताता है कि 5 साल पहले जो पायरेट थे उन्होंने हमला किया था हेवलॉन की टेरिटरी पर, जो कि रूल किया जाता था हाउस ऑफ फ्लोरेंस। उस टाइम पर जो हेवॉन टेरिटरी थी वो बहुत ही पीसफुल टेरिटरी थी, तो उनके पास कोई प्रिपेयर ट्रूप्स नहीं थे डिफेंड करने के लिए पायरेट्स के अगेंस्ट, और मेरे फादर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी उनको रोकने के लिए, और उन्होंने यहाँ तक कि जो कैसल है उसको एज आ मनी के तौर पर भी दिया था जिससे वो टीम ऑफ मर्चेंट हायर कर सके, पर वो फिर भी उन पायरेट्स के खिलाफ काफ़ी नहीं थी। और आखिर में जो मेरे फादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो हाउस ऑफ गिरॉन है वहाँ जाएंगे, जो काउंट का घर है जहाँ हमारी पूरी जनरेशन ने उनके असिस्टेंस के लिए सर्व किया है, वहाँ हेल्प मांगने के लिए गए। बट कुछ टाइम बाद जो काउंट है उसने सिर्फ हमें अपनी प्रेयर भेजी, और वो सिर्फ पेंटिंग करता रहा मुराल्स की और टेम्पल में हर दिन, और होप करता रहा कि हम विक्ट्री करें, यहाँ तक कि उसने अपना कोई ट्रूप भी हमें नहीं भेजा। और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमले बढ़ने लगे थे है उन पर, हर दिन कोई ना कोई हमले की पॉसिबिलिटी होती और ये नंबर बढ़ते रहे। और इसी बीच लड़ाई में जो मेरे फादर थे उनकी भी डेथ हो गई, और ठीक उसके बाद जो काउंट गिरियन था उसने अपने नाइट को हेवॉन में भेजा लड़ाई करने के लिए। उस टाइम पर जो पायरेट्स थे वो काउंट का सामना कर रहे थे, और उन्हें एहसास हो गया कि जो लड़ाई है वो अब जीती नहीं जा सकती है,
तो पायरेट्स वापस चले जाते हैं उसी वक्त। ये नेचुरल सी बात है, वो पायरेट्स हैं जो समुद्र से लड़ाई कर रहे हैं और उनके लिए इतना आसान नहीं है लगातार ज़मीन पर हमला करना। और ये थोड़ा सा सस्पिशियस है कि काउंट ने इतने सही टाइम पर, जैसी मेरे फादर की डेथ होती है उसी टाइम पर अपने ट्रूप्स को भेजा। क्या ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस नहीं है? और मैंने उस टाइम ये सेंस कर लिया था, बट फिर भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम से पहले फेस करना पड़ा था। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि जो पायरेट्स का खौफ था वो आखिरकार ख़त्म हुआ और ये लड़ाई हम जीत गए। मैं इस चीज़ में फेल हो गया कि ये रियलाइज़ करने में कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। और जो काउंट गिरियन थे उन्होंने उसी वक्त ये बोल दिया कि जो टेरिटरी में हमला हुआ था पायरेट्स के द्वारा वो मेरे फादर ने ही करवाया था। और उसके बाद जो लॉरेंस हैं उन्हें उसी वक्त देशद्रोही करार कर दिया गया। तो लायला बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या उस टेरिटरी पर कोई लॉ काम नहीं करते थे इस जगह पर? फिलिप बोलता है ऑफ कोर्स वहाँ पर ट्रायल्स होते थे, बट मेरे जो फादर है वो बोलने के लिए अपनी कब्र से बाहर तो आने वाले नहीं थे। और जो उनके साथ ट्रस्टेड पीपल थे उन्होंने पहले अपनी लाइफ स्पायरेट के साथ लड़ाई कर कर खो दी थी। और जो हाउस ऑफ लॉरेंस था उनसे लड़ने के लिए असमर्थ था क्योंकि उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। और बाकी जो उनके परिवार के सदस्य थे उन्हें स्लेव मार्केट में भेज दिया गया था। तो अब तुम्हें समझ आया कि मैं लकी क्यों नहीं हो सकता हूँ, कि अगर मैं लकी होता तो मेरे फादर कभी मरते नहीं और मुझसे मेरा जो ये सब नहीं छीना चाहता और मुझे स्लेव नहीं बनना होता। और वो गुस्से से देख रहा होता है और दुखी भी रहता है और जो मेरी लाइफ है वो इतनी मुश्किल नहीं होती। और लाइला और फियान देख रहे रहते हैं उदासी में। लाइला बोलती है जैसे कि मैंने सोचा था फिलिप, मैं सही थी कि तुम एक लकी इंसान हो। फिलिप हैरानी से बोलता है कैसे? लाइला बोलती है क्योंकि तुम एक फेरी से मिल गए हो जो कि तुम्हारी विश पूरी करने वाली है। मैं तुम्हें 3 विश देती हूँ। जैसे कि मैं तुम्हारे फादर को वापस तो नहीं ला सकती हूँ, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर सकती हूँ। और फिलिप थोड़ा उदास रहता है, बोलता है क्यों, कि तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? लाइला सोचती है जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे हेल्प करना है। तो क्या तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? बट तुम्हारे पास कोई रीज़न तो होना चाहिए हेल्प करने का, फिलिप बोलता है। तो लाइला बोलती है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो ये भी कोई रीज़न नहीं है कि तुम्हें सफ़र करना चाहिए था ये सब। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, बस आज के दिन सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और जो पुरानी बात है उसको भूल जाओ। तो फिलिप बोलते हैं क्या तुमने 3 विश बोला? लाइला बोलते हैं यस, ये आम सी बात है कि 3 विशेस स्टैंडर्ड होता है। तो फिलिप बोलता है अच्छा, इस केस में तो फिर मेरी जो पहली विश है, मुझे एक ऐसा बैंक चाहिए जो कि 1 मिलियन गोल्ड जो है सर्कुलेट कर सके। तो लाइला बोल गई क्या? तो तुम कह रहे हो कि वो मनी तुम्हें नहीं चाहिए, बस एक बैंक चाहिए जो उसको सर्कुलेट कर सके, जो उसे बांट सके? हाँ, वो फिलिप बोलता है हाँ, क्या ये विश इतनी डिफ़िकल्ट है? लाइला बोलती है नहीं, बट इसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे थोड़ा पेपर वर्क हैंडल करने पड़ेगा, बट फिर भी इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो ठीक है फिर, तो अपनी सेकंड विश बताओ। तो फिलिप अपनी सेकंड विश बताता है कि मुझे अपनी जो मैजिक स्टोन माइन है वो वापस से जो गिरियन ने हमसे ली थी। तो लाइला बोल क्या मैजिक स्टोन माइन? पक्का तुम वो तो नहीं भूल जाओगे, द मैजिक स्टोन माइन इन हेवन? वो बोलता है एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद जो फियान है वो बोलता है कि तुमको वो माइन क्यों चाहिए, जबकि वह उसकी अब लिमिट हो गई है और अब वहाँ ज़्यादा माइनिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो तभी फिलिप बोलता है कि वहाँ पर माइनिंग इम्पॉसिबल है, इसलिए वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी तभी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर किसी ने माइनिंग करी नहीं है। ये उस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं। और ये वो फियान को बोल रहा रहता है और फियान और वो एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टेंशन बन जाती है जिसकी वजह से लाइला आगे बोलती है कि तुम्हारी सेकेंड विश ये है तो फिर अब तुम अपनी लास्ट विश बता सकते हो। तो बोलते हैं लास्ट विश मेरी ये रहेगी कि तुम्हें मेरी जो मेट है उसको सेव करना है, रोजारिया नेजो। तो तभी ये सुनकर ये फियान और एक दूसरे को देख रहे रहते हैं।
फियान बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई लवर भी है? तो वहाँ पर तो फिलिप है वो बोलता है कि किसी स्लेव की कोई लवर कैसे हो सकती है? जो जो यहाँ पर मेट है वो सिंपली रिफर कर रहे हैं कि जो वहाँ पर स्लेव सिस्टम है वहाँ पर जो मैनेज करते हैं वो दो स्लेव्स को एक साथ रखते हैं एक पेयर में, जिससे अगर उनमें से एक भी पेयर भाग जाता है, एक भी जो स्लेव है वो भाग जाता है, तो उसका जो दूसरा मेट होगा उसको टॉर्चर करते हैं और उसको बुरी तरह मार देते हैं। और अगर सुसाइड करने की भी कोशिश करे तब भी दूसरे को जान से मार देंगे या उसको टॉर्चर करेंगे। तो उन्होंने ये बहुत स्ट्रेटेजी से सोचा है कि तभी एक दूसरे को वो भागने ना दे और एक दूसरे को मारने ना दे, जिसकी वजह से वो खुद ही भी ना मारे। तो तभी ये सुनकर लाइला बोलती क्या, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम अपने मेट को भाग कर यहाँ आए हो और वो तुम्हारी मेट वही है? फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है। वो एक्सप्लेन कर रहा था कि जो उसकी मेट थी उसको एक स्टोन मिलता है जो कि टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है, तो वो उसको बोलती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग लेना चाहिए, बट फिर मना कर देता है। वो बोलता है कि ये स्टोन कोई ऐसे कैसे छोड़ सकता है, क्या पता इसकी वजह से हम और मुसीबत में फंस जाएं। जो उसकी मेट होती है वो बोलती है कि मैं ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे। पर फिलिप मना कर रहता है उसको। तो बोलती है कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रही तो क्या पता मुझे, तो उसकी जो मेट होती है वो बोलती है कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो मुझे काउंट गिरियन के बेड चैम्बर में बिस्तर गर्म करने के लिए ले जा देंगे। तो वो रो रही रहती है। तो फिलिप बोलता है और वो फिलिप को बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो हम दोनों को साथ में भागना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो रोने लग जाती है। फिलिप इसकी बात सुनकर तो हाँ कर देते हैं और दोनों समाव मैनेज कर लेते हैं भागना। बट फिलिप बोलते हैं कि हमें उस स्टोन की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इस आइलैंड पर फंस गया और जो मेरी मेट थी वो कहीं और पर फंस गई और हम एक दूसरे से अलग हो गए। लाइला इस समझकर बोलती है कि तो क्या मैं तुम्हें स्लेव मर्चेंट्स को मार कर तुम्हें उनसे आज़ाद कर लूँगी? तो बट फिर बोलता है अगर तुमने ये कर भी दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर्चेंट मर भी गया तो हम तब भी ये कॉलर है जो स्लेव कॉलर है उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। जब तक ये कॉलर हमारे गले में रहेगा तो हम तब भी स्लेव ही रहेंगे, चाहे चाहे हैवॉन सारे स्लेव को फ्री भी कर दे। तो लाइला बोलती है क्या हो अगर मैं अपने सारे पैसों से सारे स्लेव को खरीदूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो फिर बोलता है इससे वैसे भी कोई मेन प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा तुम स्लेव को खरीदोगे और बेचोगे वो तो वो इससे जो स्लेव है वो मार्केट और बढ़ जाएगा, बस इससे पे रिप्लेसमेंट का काम करेगा, जिससे जो स्लेव है वही सफ़र करेंगे और ज़्यादा, और जो स्लेव मार्केट है वो और भी ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएगा। तो लाइला सोच कर बोलती है तो फिर अभी हमें स्लेव मर्चेंट को छोड़ देना चाहिए और अभी हमें फोकस करना चाहिए रोज़ालियन को ढूंढने पर। तो तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ पर मिलेगी रोज़ालियन? तो फिलिप बोलते हैं कि अगर वो पकड़ी गई होगी तो वो मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव कैंप में रखा हुआ उसको हैवॉन में। तो लाइला बोलती है तो फिर चलो अब वहीं चलते हैं हम। तो लाइला पूछती है एग्जैक्टली वो जगह है कहाँ पर? फिलिप बोलता है कि वो साउथ ईस्ट ऑफ नोएल में है। तो क्या मुझे स्टीयरिंग करना चाहिए? तो लाइला बोलती है नहीं, मैं किसी बिगनर को स्टीयरिंग व्हील नहीं दे सकती। फिलिप सोच रहे थे कि इतनी फैंटास्टिक पावर और इतनी ब्यूटीफुल लड़की, क्या ये कोई फेरी हो सकती है? बट मुझे नहीं लगता ये कोई फेरी हो सकती है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तो तभी लाइला उसकी तरफ देखती है, फिलिप की तरफ, और फिलिप को बोलती है कि मुझे एक चीज़ तब से परेशान कर रही है कि तुम तब से बिना चप्पल के नंगे पैर इधर उधर घूम रहे हो, क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा है? तो फिलिप बोलता है कि नहीं, तुमने मेरी सारी इंजरी हील कर दी थी। तो लाइला बोलती है मैं उस इंजरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो नंगे पैर चलने से तुम्हें पेन हो रहा है अभी रियल टाइम में। और वो अपने मैजिक से 2 जूते निकालती है और उसको बोल के कि ये तुम्हारी ये फ्री गिफ्ट है, इसको पहन लो जल्दी से, अदरवाइज जो तुम्हारे पैर हैं वो तुम्हें मार देंगे। तो फिलिप सोचता है कि कोई स्लेव के लिए इतना दूर तक कैसे सोच सकता है, मुझे अभी इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस सिचुएशन में देखते हुए। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये कोई फेरी है या डीमन है और या कोई ये सपना है या फैंटेसी है। तो वो उसको थैंक यू बोलते हैं और जूते ले लेता है। तो अब हम रात का सीन देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग एक केव को गार्ड करे रहते हैं और वो तीनों ऊपर से पत्थर के ऊपर से देख रहे रहते हैं। और लाइला बोलती है कि क्या यही वो जगह, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत रिलैक्स लग रही है, क्या यही जगह हो सकती है? तो फिलिप बोलता है हाँ यही वो जगह है। तो फियान बोलता है कि बाहर से कम लग रहा है बट अंदर से बहुत ही ज्यादा लोग हैं, कि यहाँ पर एक क्राउड की स्मेल आ रही है। लाइला सोच रही थी क्या ये एक स्मेल कर सकता है ड्रैगन्स या एनिमल्स की तरह हाईली सेंसिबल होते हैं। तभी फिलिप बोलता है कि मिस फेरी
कि हमको जो मर्चेंट है उनको मारना नहीं चाहिए, हमको उनको किल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये अपने गुस्से में दूसरे स्लेव को हार्म कर सकते हैं। लायला बोलती है कि इतना आसान नहीं होगा फिर तो, और लायला बोलती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे कोई पर्टिकुलर सीन क्रिएट नहीं करना है। तो वो अपना कोई मैजिक यूज करती है जिससे वो स्मेल करने लग जाते हैं। बोलते क्या स्मेल आ रही है? तो दूसरा भी बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, किसी चीज़ की तो स्मेल आ रही है। तभी वो सब गिर जाते हैं नीचे और वो बेहोश हो जाते हैं। तो नायला दिखाती है कि मैंने स्लीपिंग डस्ट को विंड मैजिक के साथ ऐड किया जिससे वो सो गए। वो अच्छी बात है कि मैंने मार्केट में ये सब चीजें देख ली थी। और तभी वो सारी चाबियों को ले लेते हैं। बोलते हैं हमें जल्दी करना चाहिए जिससे पहले की दूसरी शिफ्ट यहाँ पर आ जाए। तो वो नायला बोलती है ठीक है। तो वो अब चले जाते हैं केयर के अंदर। बोलते हैं हम यहाँ पर हैं। तो वो पहुंच जाते हैं फाइनली वहाँ पर। वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पिंजरों में बहुत सारे लोगों को रखा रहता है जो कि स्लेव्स होते हैं। तो वो सब बिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और उनमें से आधे तो बस बच्चे ही हैं। तभी कोई फिलिप का नाम बोल रही रहती है। फिलिप देखता है वहाँ पे रोजारियन भी रहती है। तो वो बोलती है कि मुझे देख कर अच्छा लगा, तुम सेफ हो। तो वो बोलती है कि तुम भी ठीक हो। तो फियान उनको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत सारा बात करनी है पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जाना होगा। तो फिलिप बोलते हैं ठीक है जल्दी से करते। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है सभी यहाँ पर पेन में, बट अभी हम सबको सेव करने की हालत में नहीं है। कम से कम यहाँ पर जो स्लेव की डिमांड है वो डिक्रीज हुई है और जो ज़्यादातर स्लेव है वो यहाँ से दूसरी कंट्रीज में भेज दिए जाते थे। तो शायद अगला महीना आने वाला होगा नया बैच मर्चेंट का। तो ये सब बोलकर वो सोच रहा रहता है और अपना स्कार्फ पकड़ता है। तो वो अभी सबको बोलता है कि सब मेरी बात सुनो ध्यान से और शांत हो जाओ। तब वो बोलता है कि हम थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलने वाला है और मैं अपनी मेट को अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तुम में से कुछ लोग एस्केप करना चाहोगे और मेरे पास कोई राइट नहीं है कि तुम्हें रोकूं उस चीज़ से। तो सब लोग बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, क्या ये डोर को ओपन करने वाला है? तो क्या हम यहाँ से जाने वाले हैं? तो फिर भी मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, तुम क्या यहीं अंदर रहना चाहोगे कुछ देर के लिए? तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या तुम सिर्फ अपने मेट को यहाँ से ले जाने चाहते हो? तो अगर तुम हमें निकालना ही चाहते हो तुम सबको बाहर निकालो, ना कि किसी को चूज कर। क्या तुम मजाक करो हमारे साथ? हम सबको जाने दो। तो तभी फिर बोलता है कि तुम सब कहाँ जाओगे? अगर तुम्हें खोल भी दिखा तो तुम सब यहाँ से कहाँ भागोगे? तो तुम समुद्र में भागते तो यहाँ हर जगह पायरेट्स हैं, और अगर तुम माउंटेन में भी भाग लेते हो वहाँ सब मैजिकल बीस्ट। तो क्या तुम सही में सोचते हो कि तुम ऑर्डिनरी पीपल के बीच में छुप जाओगे? और जबकि तुमने ये कॉलर भी पहनना है, स्लेव कॉलर। तभी वो सब चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुमने जेल को अगर स्केप भी कर लिया तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम इस जगह पर कभी भी वापस ना, तो स्लेव को एलिमिनेट करने से बढ़िया तुम्हें स्लेव मार्केट को खत्म करना चाहिए। तभी कोई बोलता है कि व्हाट अ जोक, तुमने क्या जोक मारे? कोई बोलता है कि तुम बस एक मासूम बच्चे हो जो कि पाई को चेजिंग कर रहा है स्काई। अगर तुम अपनी मेट को भी यहाँ से गायब कर तो ये चीज़ हम सब पर इफेक्ट करेगी। तभी फिर बोलते हैं हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत मुश्किल सही है, पर जो स्लेव मर्चेंट है उनके लिए स्लेव जो है वो बहुत ही वैल्यूबल हाई एसेट्स है। और मुझे पता है कि अगर उनका ही लॉस है, अगर वो किसी को किल करते हैं और हार्म करते हैं किसी स्लेव को सीरियसली, बट जो रोजारियन है वो मेरी मेट है जो कि मेरे भागने के बाद पकड़ी गई, तो ज़्यादातर चांस है कि वो उसको मार देंगी या उसको टॉर्चर करेंगे जिससे एक एग्जाम्पल खड़ा हो सके सबके सामने। और मैं समझता हूँ कि तुम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है, तुम सब भी यहाँ से भागना चाहते। जो ये डेली तुम यहाँ पर बंधे रहते हो इस केज के अंदर, ये बहुत ही पेनफुल टॉर्चर हो रहा है एक तरह से, बट अगर तुम भाग भी जाते हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा उससे। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कुछ टाइम के लिए भरोसा कर। मैं मेक श्योर करूँ कि जो ये घटिया सा बिजनेस है ह्यूमन को खरीदने और बेचने का, कि ये एग्जिस्ट ही ना करे, मैं इसको इरेज कर दूँ। तो तब रोजालिया भी सोची रहती है और यहाँ पर फियान और सब सोचने लग जाते हैं। तभी कोई इंसान बोलता है रोजालिया को गला पकड़ के कि ये बकवास पर कौन विश्वास करने वाला है। तभी रोजालिया का नाम है। वो बोलता है इंसान जिसने उसको पकड़ा रहता है कि अगर तुम इसको ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगा। पीछे से कोई बोल कि हाँ मुझे आज डिनर में कुछ गंदा खाना पड़ेगा। तो तभी दूसरा बोल रहा था खुद से खाना क्यों बनाना पड़े? तो दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे एक प्रॉपर मील चाहिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर गार्ड कैसे करूँगा रात। तो वो बोलते हैं जो नेक्स्ट सीट वाले गार्ड थे वो आ चुके हैं, हमें जल्दी से करना पड़ेगा। तो तभी वो इंसान बोलता है जल्दी से करो और डिसाइड करो कि तुम इसको ले जाना चाहते हो कि नहीं ले जाना चाहते। तभी उस लड़के के पीछे से वही लड़का आता है जो उनको अभी कुछ बोल रहा है।
वो उसके सर पे एक मुक्का मारता है जोरदार। तो वो बोलते हैं कौन इडियट है, इसको मेरी नज़रों से दूर रखो। तभी वो उस फिलिप को बोलते हैं बच्चे इधर आओ, तुमने बहुत ही बड़ा गेम खेलना चाहते हो तुम, बट इसका कोई मतलब नहीं अगर तुम इस गेम को जीत नहीं पाते और तुम्हारा प्लान वर्क नहीं कर पाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास कोई भी प्लान होगा तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो फिलिप बोलते हैं हाँ मैं करूँगा, मैं अभी अपने प्लान के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पर हर एक सिंगल पर्सन की हेल्प करनी। बोलते हैं और मुझे यहाँ पर हर एक पर्सन की हेल्प करनी है, बट मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। पानी बोलता है तो आखिर में तुम्हें खाली शब्द बोल दिए। तभी फिलिप बोल रहा होता है वह तो वो आदमी बोलता है फिर भी मैं झूठ बोलकर अपनी बड़ाई करने वाले धोखेबाज या किसी अजनबी को अपनी योजना बताने वाले मूर्ख बजाय इसे पसंद करूं। तो वो उस लड़की को धक्का मारकर उसके पास भेज देता है और बोलते हैं इसको ले जाओ जल्दी से। अब फिलिप थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो जो गार्ड्स जाते जो शिप चेंज करके आ रहे थे बोलते यहाँ पर क्या चल रहा है, ये यहाँ पर पागल लोग सो क्यों रहे, क्या इनको काम नहीं करना चाहिए था। तभी वो तीनों बोलते हैं कि जो नेक्स्ट शिप वाले स्लेव मर्चेंट वो भारी पर है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी डुफ्लेटर बोलता है यहाँ पर रुको जल्दी से। वो चाबी खोलता है और वो वहाँ से बोलता है कि हाँ 10 होगी। तो तभी वो गार्ड दूसरे गार्ड को बोलते तुमने इतनी क्यों पी रखी, जल्दी से मुझे कीज़ दो ताकि मैं अपनी शिफ्ट शुरू कर सकता हूँ। तभी दूसरा गार्ड बोलते कीज़ उसके पास नहीं होती है। बोलते कीज़ पता नहीं कहाँ गई, तुम किस चीज़ के बारे में बात करो, जल्दी से अलार्म बजाओ, यहाँ पर कोई उस पेटिया आ गया है और एग्जिट को जल्दी से ब्लॉक कर दो। तभी फियान बोलते जल्दी चलो, उन गधों ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया रास्ता। वो रोज़ारिया बोलती है फिलिप अब हमें क्या करना। तभी लाला बोलती है कि हमें अब उनको डाउन करना ही पड़ेगा और उनको डाउन करने के बाद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए जल्दी से। वैसे तो मैं यहाँ पर उनको प्रोवोक नहीं करना चाहती थी बट अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो वो रोज़ारिया को जल्दी से अपना हाथ देती है बोल के जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। रोज़ारिया बोलती है क्या, और वो फिलिप को बोलती है जल्दी से मेरे कंधे को पकड़, और वो फियान को बोल के जल्दी से यहाँ आओ और सबका हाल, और वो तीनों को पकड़ कर एक साथ लाती है और बोलती है जल्दी से मुझे पकड़ो, और वो कोई मैजिक कर ही रहती है। तभी वो गार्ड आ जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर कौन है। तभी यहाँ पर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो बोलते हैं हो रही चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई, और गार्ड बोलते जल्दी से वहाँ जाओ और यहाँ पर हर एक इंच चेक करो यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वो जो स्लेव है बोल रहे थे क्या हमने जो देखा वो मैजिक था, क्या वो मैजिक ही था। तो बोलते हैं हाँ शायद वो मैजिक था, पर मैं कभी भी ऐसा कोई मैजिक नहीं देखा मेज का जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है 4 लोगों को एक ही बारी। तभी हमें दिखा रहा था कि वो सब बोट गा जाते और वो बोट पर पहुंचाते हैं टेलीपोर्ट की वजह से। तभी जो फिलिप है वो रोज़ारिया का नाम लेते हैं, क्या तुम ठीक हो, बोल के तभी बोल के मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, पर वो रोज़ारिया को बोल अब तुम ठीक हो, अब तुम नहीं मरो। तभी लायला और फियान बोलते हैं कि हमें इनको छोड़ देना चाहिए, इनको कुछ टाइम देना चाहिए। तरह बोलती है हाँ ठीक। तो लायला फियान को ही बोलती है क्या फियान तुम जाने वाली नहीं हो, क्योंकि मैडम जो मैडलिन है वो वरीड होंगी तुम्हारे बारे में। तभी फियान के पसीने आने लग जाती है और वो कहीं सोच रहा रहता है। तभी बोलती फियान तो फियान बोलते हैं आ तो मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो लायला बोलती क्या। तो वहाँ पर कायरन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग फियान को ढूंढे रहते रात में टॉर्च लेके। तो सब मास्टर फियान लॉर्ड फियान बोल रहते हैं ढूंढ रहे थे तो इस दुनिया में हुआ क्या है, क्या उसको किसी ने किडनैप कर लिया है जो वहाँ की नौकरानी है वो बोल रही रहती है और वो दोनों वहाँ पर झाड़ी में छुपे रहते हैं। तभी नौकर भी उसका नाम ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कोई हो रहा था, वो बोलता है कि बेलिना के एक छोटे से कमजोर इंसान के लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है। वो बोलते हैं ओ मेरी प्यारी हांट बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हैं। तो कोई बोल रहा रहता है कि मेरी प्यारी आंट आप बहुत चिंता करते हैं इसके बारे में। तो तभी कोई पीछे से बोलता है कि क्योंकि मास्टर फियान है वो भी मेंबर हैं इंपीरियल ब्लड लाइन के, अगर वो भी अवेकन हो जाते हैं एज अ ड्रैगन तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उससे आपकी पोजीशन है उसको नुकसान हो सकता है। तभी वो बंदा रहता है वो अपना हाथ उस पर मारने वाला होता है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो उसका गला पकड़ लेता है और उसको बोलता है कौन कौन मेरी गद्दी छीनने वाला है। तो बोलते हैं मुझे माफ करना मास्टर पेरिस, मैंने गलती से बोल दिया था ये।
तुम बहुत ही बकवास करते हो। तब वो नीचे देख रहा रहता है और वो ऊपर से वो देख लेते हैं कि फियान और लाइला एक साथ रहते हैं। और अब हमें फियान और लाइला को दिखाया जाता है कि फियान बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लाइला बोलती है तुम जैसी शांति हो जाएगी सब जगह तो तुम चुपके से वहाँ पर निकल जाना। और ऊपर से वो आदमी देख रहा रहता है, वो उसको बोलता है क्या तुम इसे देख सकते हो? लगता है जो मेरा छोटा कज़न है वो किसी लड़की को लेकर आया है। और वो हंस रहा रहता है। अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हमें नीचे दिखाया जाता है कि जो मेड होते हैं और वो सब फियान को ढूंढ रहे रहते हैं। वो बोलते हैं कि अब किसी आत्मा ने भी फियान को नहीं देखा हुआ यहाँ, शायद उन्होंने इस महल को छोड़ दिया होगा और भाग गए होंगे। और मेड भी बोल रही थी कि वो हमको कहीं नहीं मिले। और वो बोलते हैं कि हमें तो अभी ये पक्का भी नहीं है कि फियान इस महल में है कि नहीं है। तब उसकी माँ है, वो ऊँट सवारी रहती है। तभी वो बोलती है कि सारे बॉर्डर को जल्दी से क्लोज कर दो और जिसको भी थोड़ा सा शक हो उसको पकड़ कर ले आओ, मैं जल्दी से एम्परर को इन्फॉर्म कर दूंगी। तभी फियान और लाइला घबरा जाते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ऑर्डर दे दिया है कि बॉर्डर क्लोज करने का कुछ ज़्यादा हो गया है। तो लाइला बोलती है कि मुझे लगता है कि जिससे पहले तुम्हें चले जाना चाहिए कि सिचुएशन हाथ से निकल जाए। तो फियान बोलते हैं हाँ सही बोल दो। तभी फियान झाड़ियों से बाहर निकलता है और मदर बोलकर चिल्लाता है। तभी उसकी मदर उसका नाम लेती है फियान, तो तुम इतने टाइम से कहाँ थे, तुम अभी ऐसे कैसे दिख रहे हो? पीछे से लाइला बोलती है कि मेरे बारे में कुछ मत बताना। फियान बोलता है ठीक है। तो फियान बोलते कि बस मैं झाड़ियों में गलती से सो गया था। बट उसकी माँ उसको सख्त से देखती है। तब वो बोलती है कि सारे नौकर चाकर यहाँ से चले जाओ और वो निकल जाते हैं। अब फियान और उसकी माँ बात कर रहे थे। उसकी माँ सीधा उसको एक थप्पड़ मारती है और लाइला भी हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि तुम कितने नालायक हो, तुम किसी काम की नहीं हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? तुम एक इम्पीरियल ब्लड लाइन के वंशज हो। फियान बोलता है मुझे माफ़ कर। और उसकी माँ बोलती है कि तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप फिर से छोड़ दिया आज की क्लास। मैंने तुमको पहले बताया था कि स्वॉर्डमैनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है कायलोन एम्पायर में, और तुम फिर भी इतना ही मेच्योर बिहेव कर रही हो। फियान बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और उसकी माँ सांस छोड़ते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, बट कभी भी सपने में अपने कमरे से बाहर निकलने का मत सोचना विदाउट प्रोटेक्शन। तो फियान बोलता है क्या इतना इम्पोर्टेंट है? और उसकी माँ बोलती है कि अब मैं इस पोजीशन पे हूँ तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि तुमने जो स्वॉर्ड लेसन है उसकी क्लास को अटेंड करना मना कर दिया है, जबकि तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की ट्रेनिंग भी नहीं है। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं एक बच्चे की तरह ट्रीट करने के अलावा। तो उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है और तब लाइला उसको पकड़ के लाती है। बोलती क्या तुम ठीक हो फियान? तो वो बोलती है कि मैडम मैडलिन तो बहुत ही कठोर है, वो कैसे तुम्हें थप्पड़ मार सकती है इतने प्यारे फेस पर? मुझे सीरियसली बोलना पड़ेगा, कायलोन एम्पायर का एजुकेशन बहुत ही बेकार है। फिर भी मुझे पता है मैडम मैडलिन है, वो सिर्फ तुम्हें प्यार करती हैं और तुम्हारे बारे में चिंता करती है, तुम इसको पर्सनली मत लेना। और फियान उसका हाथ पकड़ता है। वो बोलता है क्या तुम जानती हो, वो हमेशा मुझे बोलती कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। दायला बोलती क्या मैंने ऐसा पूछा था? तो फियान बोलता है मैं हमेशा उस सिचुएशन में फंस जाता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट होता है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इतनी मुसीबत सहनी पड़ी, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी मदर से कुछ डिस्कस करना है। तो लायला बोलती है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, जा सकते हो तुम। और वो बोलता है कि मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम वापस ज़रूर आओगी। तो लायला बोलती है हाँ पक्का मैं वापस आऊँगी। तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। फियान अब दौड़ के चले जाता है अपनी माँ के पास और वो सोच रहे रहता है हाँ कि मैं खुश हुआ ये जानकर कि लायला मेरे बारे में चिंता करती है, पर इस रेट पर भी मुझे एक बच्चे की तरह देखने लग जाएगी हमेशा के लिए। पर ऐसी है कमज़ोर रहा तो मैं मुसीबत से भागता रहा तो ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुझे एडमिट करना पड़ेगा और मुझे अब चेंज लाना पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए भाग नहीं सकता इन मुसीबतों से। तभी वो अपनी मदर का नाम लेता है और उसकी माँ बोलती है फियान। तो वो सांस लेता है थोड़ा और फिर रुक कर बोलता है, तो वो अपनी मदर से बोलता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं एक सही डिसीज़न नहीं ले पाया और फ्यूचर का नहीं देखा मैंने। मैं एक ऐसा बच्चा नहीं बनना चाहता हूँ जिसे केयर करने की ज़रूरत पड़े एज अ चाइल्ड। अब से मैं अपनी क्लास दोबारा लेना चाहूँगा।
तो क्या आप मेरे टीचर दोबारा से बनेंगी मदर? मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूँ। तो उसकी मदर मुस्कुरा कर बोलती है, तो क्यों ना फिर हम स्टार्ट करें। पहले तुम 100 चक्कर लगाओ इस मार्शल आर्ट्स स्क्वायर ग्राउंड के। तो फियान बोलते क्या अभी? तो क्या तुम अभी तैयार नहीं हो? तो बोलते नहीं नहीं, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। और ऊपर हमें दिखाई जाता है कि छत से जो लाइला रहती है वो उसको देख रही रहती है और बोलती है ये आखिर में सब अच्छा ही हुआ। तभी वो किसी से टकरा जाती है पीछे और वो देखती है कि वो वही इंसान रहता है जिसका नाम पेरिस होता है, जो उसको कज़न बोला रहता है। लाइला बोलती है ये तो वही है, जेट ब्लैक हेयर और सिल्वर आइज, इसका इतना भयानक हो रहा, एक सेंस ऑफ डेंजर, और ऐसे कपड़े वही पहनता है और ये जगह और ये प्लेस मुझे पक्का पता है कि ये वही पागल होगा जो इस एम्पायर का सबसे बड़ा पागल है, द ब्लैक ड्रैगन पेरिस। और उसको देखकर मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं और तुम कैसे हो छोटी रैबिट, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नाम बताओ तो? लाइला हंस हंस के बोलती क्या मेरा नाम? क्या ये सारे ड्रैगन ऑब्सेस्ड है मेरे नाम से, सब मेरा नाम जानना चाहते? तो लाइला बोलती है नो चांस, मैं तुम्हें ये बताने वाली नहीं हूँ। और वहाँ से गायब हो जाती है जादू से और वो बस देखता रह जाता है। वो बोलते हैं हाँ मुझे लगा था वो सिर्फ एक रैबिट जैसी दिखती है, बट वो तो रैबिट जैसे कूदती भी है। और तब यहाँ पर लाइट चमक रही रहती है और लाइला अपने घर में पहुँच जाती है। बोलती है सही में मैं डर गई थी, बस अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं वहाँ से भाग कर निकल गई जैसे तैसे बिना पकड़े। और मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, तो मुझे जल्दी से एक बात ले लेना चाहिए। क्या मुझे लेवेंडर भी ऐड करना चाहिए? क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। तभी वो जादू से लेवेंडर लाने वाली होती है, तभी उसकी हार्ट में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। बोलती है क्या हो रहा है ये? क्या था ये? मुझे बस अभी ऐसा लगा कि जो मेरा दिल है वो बहुत जोर से धड़कने लग गया और दर्द होने लग गया। तो ये बस मेरे दिमाग का वह है मैं